Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 24th of November 2022. तो गाइज आज है तारीख 24 नवंबर 2022 और है थर्सडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है स्कॉटलैंड को, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है तो उसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2014 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, विद रेफरेंस टू अ ग्रुपिंग ऑफ कंट्रीज नोन एज ब्रिक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। देखो इस पूरे क्वेश्चन में एक ग्रुप के बारे में पूछा गया है जिसका नाम है ब्रिक्स। आपने काफ़ी बार इस ग्रुप के बारे में पढ़ रखा है। तो 5 कंट्रीज़ का यहाँ पर एक ग्रुप है, उस ग्रुप के रेफरेंस पे 2 स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पर दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट बोलता है जो ये ब्रिक्स है इसका जो पहला समिट है, पहला सम्मेलन है, वो हुआ था रियो डे जेनेरियो के अंदर साल 2009 में। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है साउथ अफ्रीका आखिरी कंट्री है जिसने इस ब्रिक्स ग्रुप को ज्वाइन किया था। अब नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही हो सकता है। ऑप्शन ए 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों करेक्ट हो सकते हैं या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो, नहीं तो फिर वीडियो के लास्ट में इसका सही उत्तर आपको मिल ही जाएगा। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको पता होगा कि वीडियो जो है वो काफ़ी लेट है, क्योंकि देखो मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं यार। इनफैक्ट आज के सेशन में ढेर सारा डिस्कशन होने वाला है, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं, है ना। तो उनके साथ साथ यहाँ पर अलग से बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को ऐड करना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से आज का सेशन थोड़ा सा और डिले हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, आपको जो कंटेंट है वो क्वालिटी वाला कंटेंट मिलता है। अब काफ़ी सारे लोगों की यहाँ पर एक तरीके से रिक्वेस्ट रहती है कि सर अर्ली मॉर्निंग वीडियो अपलोड कर दिया करो 7 बजे 7:30 बजे। देखो मेरी कोशिश होती है कि 7:30 बजे तक अपलोड कर दिया जाए, लेकिन हद से हद वो 7:50 हो जाते हैं, है ना। 8 बजे मतलब आके आसपास अपलोड हो ही जाता है। बट आज थोड़ा सा और ज़्यादा डिले हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, क्योंकि आज थोड़ा कंटेंट ज़्यादा है। ऑब्वियस ही बात है, जब इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने के लिए तो उनको डिटेल से ही डिस्कस किया जाएगा ना। फिर कुछ लोगों के साथ में प्रॉब्लम ये भी होती है, उनका शेड्यूल चेंज हो जाता है ना, कि सर हमारा मॉर्निंग का जो शेड्यूल के अंदर हमने पार्ट ऐड कर रखा है वो है करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर पहले प्रिपेयर करते हैं। तो देखो यार, जिस दिन लेट होता है उस दिन थोड़ा सा यहाँ पर मतलब मैनेज कर लिया करो। अगर वीडियो लेट आ रहा है तो मैं आपको टेलीग्राम पर ऑलरेडी बता भी देता हूँ, तो आप वहाँ से मैसेज देखकर अपना कुछ अलग से जो आपको बाद में पढ़ना है वो पहले पढ़ सकते हो, है ना। इस प्रकार से चीज़ें मैनेज की जा सकती हैं जब वीडियो ज़्यादा लेट हो जाए तो, वरना 7:50 तक या 8 बजे तक वीडियो जो है वो आपका अपलोड हो जाता है ना। अब बात रही कि अर्ली मॉर्निंग में अपलोड करने की, तो अर्ली मॉर्निंग में जितनी जल्दबाजी में मचाऊंगा उतना ही यहाँ पे जो कंटेंट है वो ख़राब होगा, क्वालिटी उतनी ज़्यादा वीडियो की डाउन हो जाएगी, मुझे पता है ना। तो जिस प्रकार से आपको अलग से कंटेंट मिलता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलते हैं, मतलब इतना सारा ढेर सारा जो कंटेंट आपको हर एक आर्टिकल के रिगार्डिंग प्रोवाइड करवाया जाता है, मुझे नहीं लगता कोई और दूसरा प्रोवाइड करवाता भी होगा, है ना। तो मतलब पूरा आपको यूपीएससी का पैटर्न रिलेट करना सिखाया जा रहा है, तो उसमें ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा यार टाइम लग ही जाता है ना। चलो आई होप आप लोग यहाँ पर इस बात को समझ रहे होंगे। चलो फिलहाल चलते हैं पहले हम अपने थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। देखो आज आप लोगों से ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात भी मुझे करनी है, वो मैं अभी 1-2 आर्टिकल डिस्कस करूँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं वो इंपॉर्टेंट बात आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, ठीक है ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने थंबनेल वाले आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। तो आपने कल देखा होगा ब्रूस ली बहुत ज़्यादा चर्चा में बने हुए थे। अब ब्रूस ली यहाँ पे चर्चा में क्यों बने हुए थे, पहली बात यहाँ पे सब लोगों ने यहाँ पे ब्रूस ली के बारे में सुना होगा, कभी ना कभी तो सुना होगा, है ना। तो जो मार्शल आर्ट होता है, मार्शल आर्ट को पहचान देने वाले व्यक्ति हैं ब्रूस ली।
एक अमेरिकन एक्टर हैं ब्रूस ली। वैसे यहाँ पर इनकी जो मृत्यु है वो 32 ईयर्स में हो गई थी, 32 साल के ये थे जब मृत्यु हुई थी। वो टाइम पीरियड था लगभग 1973 का, 1973 में यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। तो तब से यहाँ पे बहुत सारी कहानियाँ बनती रहती हैं कि हाँ ब्रूस ली की मृत्यु इस वजह से हुई है, इस वजह से हुई है। आप इंटरनेट पर देखोगे ना, ढेर सारी कहानियाँ मिलेंगी, मुझे खुद यहाँ पर सुबह पता चलता है इस चीज़ों के बारे में। बट फिर भी जो आज के समय पर न्यूज़पेपर के अंदर आर्टिकल्स कवर किया जा रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो इनकी जो डेथ हुई थी ना, उसको लेकर अभी एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है और उस रिसर्च पेपर को सभी न्यूज़ आर्टिकल्स ने कवर किया है। उस रिसर्च पेपर के अंदर बताया गया कि इन्होंने ज़्यादा पानी पिया है, ज़्यादा पानी पीने की वजह से डेथ हुई है। अब आप कहोगे यार ये ज़्यादा पानी पीना तो अच्छी बात होती है ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि हर चीज़, अगर कोई भी चीज़ अगर होती है, अगर उसको आप एक्सेस में करते हो, एक लिमिट क्रॉस कर जाते हो, तो चाहे वो कोई भी चीज़ हो, है ना, कोई कितनी भी अच्छी चीज़ हो, एक्सरसाइज भी हो, अगर आप एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस कर जाते हो तो कहीं ना कहीं वो बॉडी के लिए हार्मफुल ही होती है। चाहे वो यहाँ पर पानी का ही एग्जाम्पल हो, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो। हुआ क्या था सिचुएशन, अभी एक टर्म भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, उस टर्म को भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूँगा कि हाइपोनैट्रीमिया क्या होता है ना, इसको भी डिस्कस करेंगे। तो इस टर्म को लेकर आपसे सवाल बन भी सकता है। तो होता यहाँ पर यह है कि 1973 में इनकी मृत्यु हो जाती है। हालांकि उस समय पर जो डॉक्टर्स थे ना, उनका कहना यह था कि इन्होंने कोई पेन किलर खाया था, उस पेन किलर की वजह से इनके दिमाग में सूजन हो गई थी, स्वेलिंग हो गई थी, और जिससे कि यहाँ पर इनकी जान चली गई थी। लेकिन अभी हाल ही में एक स्टडी पब्लिश हुई, जिस स्टडी के अंदर दावा ये किया गया कि मौत की वजह वो दवा नहीं थी, मौत की वजह यहाँ पर ज़्यादा पानी पीना था, ज़्यादा पानी पीने की वजह से यहाँ पर इनकी मौत हुई है। तो ये जो स्टडी है ये कहाँ पे छपी हुई है, तो ये है क्लिनिकल किडनी जो जर्नल है, इसमें यहाँ पर इस रिसर्च पेपर को छापा गया है। वहाँ पे बताया गया कि ब्रूस ली की मौत की वजह हाइपोनैट्रीमिया थी। हाइपोनैट्रीमिया, ध्यान रखना, मैं यहाँ पर एक बार वर्ड लिख देता हूँ, इसकी स्पेलिंग हो जाएगी HYPONATREMIA, हाइपोनैट्रीमिया। इसको एक बार चेक कर लेना, बट यहाँ पे शायद करेक्ट ही है, ठीक है ना। तो हाइपोनैट्रीमिया क्या है सिचुएशन, आओ थोड़ा सा यहाँ पर इसके बारे में भी जानेंगे। तो फिलहाल आपने यहाँ पर इतनी बातें समझी। तो होता यहाँ पर यह है कि हाइपोनैट्रीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खून में आपका जो ब्लड होता है उसमें सोडियम की मात्रा बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तब यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये इंसान की जान भी ले सकता है, ये कंडीशन इतनी ज़्यादा खतरनाक है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि शरीर में अगर फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है, पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो उसके कारण जो आपके ब्लड के अंदर सोडियम है ना, वो उस पानी के अंदर घुल जाता है, जिससे यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो हमारा दिमाग है ना, दिमाग के जो सेल्स होती हैं, कोशिका होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है, और इसी सूजन को सेरिब्रल ओडेमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रूस ली की मृत्यु हुई थी। ये यहाँ पर रिसेंटली एक रिसर्च पेपर ने बताया। हालांकि यहाँ पर उस रिसर्च पेपर को जब आप देखोगे ना, तो उसका कहना यहाँ पर यह है कि हाइपोनैट्रीमिया होने के कई खतरे थे, कई खतरे यहाँ पर थे हाइपोनैट्रीमिया होने के। उसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह भी है कि ज़रूरत से ज़्यादा फ्लूइड लेते थे, यानी कि जो उनकी डाइट होती थी ना, फ्लूइड वाली डाइट हुआ करती थी, ज़्यादा लिक्विड वाली डाइट हुआ करती थी इनकी। तो ज़्यादा लिक्विड वाली डाइट थी, मतलब खाना पीना जैसे प्रोटीन शेक्स हो गया या बाकी सारे जूसेस वगैरह हो गए, अगर वो सारी चीज़ें ले रहे हैं तो वो तो लिक्विड है ही, और वाटर अलग से तो वो भी लिक्विड है, सब बॉडी के अंदर लिक्विड ही लिक्विड आ रहा है। तो लिक्विड इनटेक बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो सोडियम कंटेंट है वो यहाँ पर कम हो गया है, जिसकी वजह से दिमाग के अंदर सूजन हुई है, वो यहाँ पर एक कारण बन गया डेथ का। इसी को हाइपोनैट्रीमिया कहा जाता है। क्लियर हो गई बात? तो हाइपोनैट्रीमिया क्या है, ये वर्ड तो आपको ध्यान में रखना ही रखना है। तो होता यहाँ पर देखो ये भी है कि एक तो डाइट भी फ्लूइड थी, और इनकी जो एक्टिविटीज़ थी वो सब मार्शल आर्ट करना और ये सारी चीज़ें करना, जिससे यहाँ पे प्यास और ज़्यादा लगा करती थी, है ना, जिसकी वजह से यहाँ पर और ज़्यादा पानी इनटेक होता था। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर हो गई थी। इनफैक्ट यहाँ पे इनकी मृत्यु के बाद में एक और चीज़ बताई गई है, वैज्ञानिकों का मानना यहाँ पर यह है कि मौत के वक्त ब्रूस ली की जो किडनियाँ हैं ना, वो ख़राब हो चुकी थी। और किडनियाँ ख़राब होने का रीज़न ये भी है कि जब आप एक्सेस वाटर पी लेते हो, एक लिमिट से ज़्यादा पानी पी लेते हो, तो किडनी की जो कैपेसिटी है ना, पानी को हैंडल करने की, पानी को फिल्टर आउट करने की, वो कैपेसिटी यहाँ पर इतनी होती नहीं है ना। तो किडनी ख़राब हो जाती है, और किडनी ख़राब होती है तो इससे यहाँ पे क्या होगा, पानी ठीक से फ़िल्टर होगा नहीं, पानी फ़िल्टर होगा नहीं, तो यहाँ पे आप कह सकते हो पानी वो बाहर नहीं निकलेगा बॉडी से। तो इसी चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती रही, जिससे यहाँ पे शरीर में पानी भर गया, है ना। और उसके बाद में आप कह सकते हो कि जब बॉडी के अंदर
जो यूरिन होता है या फिर पानी का लेवल होता है वो मेंटेन नहीं हो पाता है तो दिमाग में सूजन आ जाती है। ये भी यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि सारी रिसर्च पेपर ने बता रखी हैं। आप देखोगे तो आर्टिकल के अंदर काफ़ी सारी चर्चा हुई है इसके बारे में। आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली है। चलो आगे आते हैं फिर। नेक्स्ट आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको आप लोग जीएस पेपर नंबर 1 आर्ट एंड कल्चर से लिंक कर पाओगे, ठीक है ना। और ऐसे सवाल बनने के काफ़ी सारे चांसेस हैं, क्योंकि ये जो जलीकट्टू है ना, ये इस बार जनवरी के मंथ में काफ़ी न्यूज़ में था। इनफैक्ट जनवरी के मंथ में मैंने थंबनेल भी लगा रखा है, आप ये देख लो। जनवरी के मंथ में न्यूज़ में था, अब नवंबर आ चुका है, अभी भी यहाँ पर ये न्यूज़ में बना हुआ है, बीच में जून में भी ये न्यूज़ में था। तो आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हुआ क्या है, तमिलनाडु ने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि देखो जो जलीकट्टू है ना, ये बेसिकली एक कल्चरल इवेंट है। हुआ क्या है कि जलीकट्टू को बैन कर रखा है। ये बेसिकली एक स्पोर्ट है। जलीकट्टू क्या है, एक खेल है, एक स्पोर्ट है। अब वो जो स्पोर्ट है ना, इसको बैन कर दिया गया था साल 2014 से 16 के बीच में। बताया गया कि इस स्पोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं जानवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत यहाँ पर इसको बैन किया गया था। हालांकि यहाँ पे तमिलनाडु बोलता है कि जलीकट्टू बेसिकली एक कल्चरल इवेंट है हमारा, ठीक है ना। इनफैक्ट यहाँ पर ये रिलीजियस और कल्चरल इवेंट है, जो कि तमिलनाडु के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पर, आप कह सकते हो, इसी बैन के ऊपर ये गुहार लगाई तमिलनाडु से कि देखो, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट जो है तमिलनाडु की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये बोला है कि कल्चरल इवेंट है और आपने जो ये बैन लगा रखा है, ये बैन सही नहीं है। ये हमारे लोगों की आइडेंटिटी है ना। ये एक स्पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब जलीकट्टू में होता क्या है, देखो, जलीकट्टू में जो एक बुल होता है, यानी कि जो बैल होता है, उसको कंट्रोल किया जाता है ना। अब मैं पिक्चर लेकर आया नहीं हूँ, माफ़ी चाहूँगा। तो पिक्चर आप लोग यहाँ पर एक बार इमेजेस में, मतलब गूगल पे जाकर सर्च कर सकते हो, है ना। आपको बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी जहाँ पर होता यह है, जो बुल होता है, जो बैल होता है, उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है ना। बुल टैमिंग स्पोर्ट भी इसको यहाँ पर बोला जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर बैन किया गया इसको। मैंने आपको बताया इस स्पोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बैन किया, तो वो यहाँ पर चर्चा चल रही है। तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट से क्या बात बोल रहा है वो यहाँ पे बताया गया। तो आर्टिकल के अंदर केवल इतनी सी बात थी। करना क्या है, अब इस आर्टिकल के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन कवर करनी है। जैसे जलीकट्टू के बारे में एक एक बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि सवाल बन सकता है, क्योंकि ऐसे कई सारे सवाल पहले भी बने हैं। देखो, ये आर्टिकल मैंने आपको बता दिया, जीएस पेपर नंबर 1, 2 से आप लिंक कर पाओगे। जलीकट्टू की हम बात करते हैं ना, तो ये जो ट्रेडिशन है ये बहुत पुराना है। लगभग 2000 साल पुराना ट्रेडिशन है इस प्रकार का। जो ये खेल है ये हो रहा है 2000 साल से ही यहाँ पर इस प्रकार से ये खेल किया जाता है। नाउ जलीकट्टू मैंने आपको बताया कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, जहाँ पे जो एक बुल ओनर होता है, यानी एक बैल है, उसको पूरी तरह से पाला है किसी व्यक्ति ने, है ना। तो ये जलीकट्टू जो इवेंट होता है ना, इस इवेंट के अंदर उस बुल ओनर को, जिसने भी पाला है ना, उसको ऑनर किया जाता है, उसको सम्मानित किया जाता है। अब कैसे, वो मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि देखो, इसको यहाँ पे काफ़ी सारे आर्टिकल बोलते हैं ये वॉयलेंट स्पोर्ट है ना, थोड़ा हिंसक स्पोर्ट है, क्योंकि यहाँ पे बिल को पकड़ा जाता है, टेम किया जाता है, कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको एक वॉयलेंट स्पोर्ट भी बोला जाता है। लेकिन अब मान लो यहाँ पर इस बुल का, इस बैल का एक ओनर है। वो ओनर क्या कर रहा है, इस बैल को लेकर आया है इस इवेंट के अंदर में। अब क्या हो रहा है कि इस बैल से ये स्पोर्ट जो है पूरा खेल प्ले किया जा रहा है। लेकिन होता है कि मान लो कि कोई व्यक्ति फेल हो जाता है, तो इससे यहाँ पर क्या होगा, जो बुल ओनर है उसको यहाँ पर एक प्राइज़ मिलेगा। यानी जो कंटेस्टेंट होंगे इस खेल के अंदर पार्टिसिपेट करे होंगे, वो क्या करेंगे, बुल को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। बट अगर वो फेल हो जाते हैं तो यहाँ पर एक प्राइज़ जो है ना, वो बुल ओनर को मिलेगा, जिसने यहाँ पर इस बुल को, इस बैल को जो है तैयार किया है, या फिर आप कह सकते हो कि इसको पाला पोसा है। ये बात क्लियर हुई। नाउ ये जो स्पोर्ट है कहाँ पर खेला जाता है, देखो ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है काफ़ी सारे एरियाज़ के अंदर, तमिलनाडु के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, जैसे मदुरई के अंदर, तिरुचिरापल्ली के अंदर, थेनी हो गया, पुदुकोताई हो गया, दिंडुकुल डिस्ट्रिक्ट्स हो गए। ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं तमिलनाडु के जहाँ पर जलीकट्टू प्ले किया जाता है। इनफैक्ट ये जो सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, इनको जलीकट्टू बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न बन सकता है इस बेल्ट के बारे में, तो ये ध्यान रखना। ये इवेंट कब प्ले किया जाता है, देखो जनवरी का जो दूसरा सप्ताह होता है तब यहाँ पर इसका सेलिब्रेशन होता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जनवरी के महीने में ये न्यूज़ में था। तो जनवरी का जो दूसरा सप्ताह होता है तब यहाँ पर इस इवेंट को प्ले किया जाता है। खासकर ये तमिल का जो हार्वेस्ट फेस्टिवल टाइम होता है, जैसे पोंगल जो फेस्टिवल है ना, उस समय पर इस इवेंट को प्ले किया जाता है। देखो, तमिल कल्चर के अंदर जलीकट्टू का अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। और मैंने आपको बताया कि बहुत लंबे समय से, लगभग 2000 साल हो चुके हैं इस पर्टिकुलर स्पोर्ट को प्ले करते करते। बट रिसेंटली यहाँ पर कुछ समय पहले ही यहाँ पर ये स्पोर्ट काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ चुका है, जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन किया था। बात यहाँ पर ये की जा रही है कि देखो, ये स्पोर्ट इसलिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि काफ़ी सारे लोग यहाँ पर
कुछ ऐसे बुल यानी कि तमिलनाडु के अंदर पाए जाने वाले यहाँ पर कुछ बैल हैं, उनकी ब्रीड्स को यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। नहीं तो फिर उन ब्रीड्स का ज़्यादा इस्तेमाल होता नहीं है। मान लो उन ब्रीड्स का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है खेत के अंदर, अगर खेत के अंदर इस्तेमाल हो रहा है ना उन बैलों का, तो फिर सही है। अगर वहाँ खेत के अंदर इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो नहीं, तो फिर अगर खेत के अंदर इस्तेमाल नहीं होता है ना, तो क्या करते हैं, उसका मीट की तरह इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी कि मीट की तरह कंज्यूम कर लिया जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस स्पोर्ट के तहत उस बुल को एक प्रोटेक्शन देने की भी कोशिश करते हैं, बताते हैं कि हाँ बुल की क्या वैल्यू है एग्जैक्टली, है ना। इस वजह से जल्लीकट्टू यहाँ पर एक ऐसा स्पोर्ट हो जाता है जो कि इन एनिमल्स को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर खेत में अगर इनका इस्तेमाल ना हो तो फिर यहाँ पर मीट की तरह इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो ब्रीड है इनको एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जाती है। अब इसमें कौन कौन सी ब्रीड होती हैं, तो अलग अलग प्रकार की ब्रीड होती हैं, जैसे यहाँ पर कंगायाम हो गया, पुलीकुलम हो गया, उम्बा लरचिरी, देन बारगुर, मलाई माड़ू, ये अलग अलग ब्रीड से पॉपुलर कैटल ब्रीड्स हैं जो कि यहाँ पर जल्लीकट्टू के अंदर प्ले करती हैं, यानी कि जल्लीकट्टू के अंदर इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में परफॉर्म करने वाले ये अलग अलग ब्रीड्स हैं। इन अलग अलग ब्रीड्स के जो बुल हैं वो परफॉर्म करते हैं, ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है, ठीक है ना। लेकिन अब बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में आखिरकार लीगल इंटरवेंशन क्या है, यहाँ पे कानूनी कार्रवाई क्या हो गई है इस पर्टिकुलर मामले में, इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखो साल 2011 की बात है। साल 2011 में केंद्र सरकार ने क्या किया, इस बुल को ऐसी लिस्ट के अंदर डाल दिया, ऐसी जानवर वाली लिस्ट में डाल दिया जिसमें वो जानवर थे कि उनकी ट्रेनिंग और एग्जीबिशन के ऊपर रोक लगाई गई थी। ऐसी वाली लिस्ट के अंदर डाल दिया, मतलब आप इस जानवर का, इस बुल का ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने इनफैक्ट पूरा बुल टेमिंग स्पोर्ट को बैन ही कर दिया कि हम इसको बैन ही कर रहे हैं, है ना। ये बैन कर दिया गया और बोला कि अब इसको यहाँ पर खेला नहीं जाएगा। अब लीगल पोजीशन आज के समय पर कहाँ पर है इसको समझते, मतलब आज के समय पर क्या हालात हैं। तो तमिलनाडु की जो सरकार है ना, मैंने आपको बताया उन्होंने यहाँ पर फिर भी इस इवेंट को लीगलाइज़ कर रखा है। उन्होंने बोला है कि नहीं देखो कानूनी तौर पर ये इवेंट बिल्कुल सही है, हमारा ट्रेडिशन है, बहुत लंबे समय से हम फॉलो कर रहे हैं, है ना। और इनफैक्ट यहाँ पर साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट को ये केस को रेफ़र भी किया था, मतलब सुप्रीम कोर्ट को ये केस सौंपा भी था। बट होता क्या है कि तब से अभी तक ये मामला पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अभी जनवरी के महीने में ये आर्टिकल फिर से न्यूज़ में आएगा, फिर से यहाँ पर हम देखेंगे कुछ नई चीज़ निकल कर आती है तो बाद में हम लोग को पता चलेगी, ठीक है ना। तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि यहाँ पर रिजॉल्व होने हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तमिलनाडु का कहना है कि देखो ये हमारा एक कल्चरल राइट है, मैंने आपको बताया ना ये इनका एक कल्चरल इवेंट है, यहाँ पे बताया गया, और कल्चरल राइट है, फंडामेंटल राइट है, तो इसको एक प्रोटेक्शन भी दी गई है। कहाँ पर, आर्टिकल 29 के अंदर। आपको पता होगा आर्टिकल 12 से 35 तक सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, तो उसमें आर्टिकल 29 क्लॉज 1 जब आप लोग देखोगे तो ये बात करता है कि हमारे इंडिया के अंदर कोई भी जो नागरिक है ना, उसके पास में यहाँ पर एक फंडामेंटल राइट है कि वो अपने कल्चर को एक प्रोटेक्शन दे सके, है ना। तो ये उसका एक फंडामेंटल राइट हो जाता है। तो तमिलनाडु यही बात यहाँ पर रखता है कि देखो हमारे पास में, देखो जो हमारा आर्टिकल 29 है ना, ये हम लोगों को अपना कल्चर प्रोटेक्शन देने के बारे में चर्चा करता है, और सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जो कर रहा है वो यहाँ पर सही है नहीं, इससे हमारे आर्टिकल 29 का वायलेशन हो रहा है, ठीक है ना। तो ये बात इस प्रकार से यहाँ पर एक कंट्रोवर्सी सी आपको देखने को मिल रही है जल्लीकट्टू के स्पोर्ट को लेकर। अब क्या और किसी राज्य में भी इस प्रकार का स्पोर्ट होता है? हाँ, कर्नाटका के अंदर भी यहाँ पर इस प्रकार का एक सिमिलर स्पोर्ट देखने को मिलता है जिसको हम लोग कंबाला के नाम से जानते हैं। तो तमिलनाडु के अंदर जल्लीकट्टू, कर्नाटका के अंदर एक कंबाला के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये सारे के सारे, ठीक है ना। आर्टिकल क्लियर हुआ, करंट अफेयर में क्या चल रहा है वो समझा, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन समझी। क्या सवाल बनते हैं मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, टेस्टिंग करते हैं हम लोग। ये जो स्क्रीन पर आप लोग सवाल दिख रहे हो, थोड़ा सा ब्लर नज़र आ रहा होगा, कोई बात नहीं, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है वैसे भी अपने ही वीडियो में से, मतलब ये मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है जून के मंथ में। तो आर्ट एंड कल्चर का यहाँ पर ये प्रश्न है। साल 2014 में यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था। सवाल क्या था? विद रेफरेंस टू इंडियाज़ कल्चर एंड ट्रेडिशन व्हाट इज़ कलारीपयट्टू। यहाँ पे जल्लीकट्टू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे कलारीपयट्टू के बारे में बात की जा रही है। तो कलारीपयट्टू बेसिकली यहाँ पर एक मार्शल आर्ट है, मार्शल आर्ट की फॉर्म होती है ना। तो इसको लेकर सवाल बन गया था। तो मार्शल आर्ट्स का चैप्टर हो गया, स्पोर्ट्स का चैप्टर हो गया, है ना, कल्चर्स के लेकर ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो सब हमारे आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है, इस वजह से आपको पढ़ लेना है। तो कलारीपयट्टू को लेकर यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर पहला बोलता है कि ये एक एंशिएंट भक्ति कल्ट ऑफ शैविज्म है, जो कि अभी भी यहाँ पर साउथ इंडिया के अंदर प्ले किया जाता है, ऐसा नहीं है। ये एक एंशिएंट स्टाइल ब्रॉन्ज है, ऐसा भी नहीं है ना। ये एक एंशिएंट फॉर्म ऑफ डांस ड्रामा है, ऐसा भी नहीं है। लास्ट देखो, ये एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बता दिया, कलारीपयट्टू बेसिकली एक मार्शल आर्ट की फॉर्म है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ना, वो इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इस प्रकार से सवाल बन सकता है। मैंने आपको लिंक कर भी समझा दिया। आगे आते हैं, ऐसे आपको ढेर सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट पेज पर बराबर बराबर में दो आर्टिकल हैं, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने इंपॉर्टेंट है वो भी आपको यहाँ पर इसकी गहराई समझ में आएगी। जैसे सबसे पहला आर्टिकल आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, हमारी केंद्र सरकार का एक स्टेटमेंट है। केंद्र सरकार ने बोला कि हमारे पास में सफिशेंट स्टॉक है, सफिशेंट भंडार रखा है व्हीट और राइस का, मतलब गेहूँ चावल भरपूर मात्रा में हमारे पास में अवेलेबल है। अच्छा, ये सरकार ने क्यों बोला, आओ इसको समझने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। देखो, स्टेटमेंट मतलब दे दिए जाते हैं, कोई भी यहाँ पर स्टेटमेंट हो जाता है तो वो दे दिया जाता है। कोई मीटिंग चल रही है, कुछ चल रहा है ना, ठीक है, कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है, तो वहाँ पर जो उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री के हेड हैं वो ये इस प्रकार के स्टेटमेंट दे देते हैं। तो वैसे यहाँ पर ये देखने को मिला, यहाँ पर ये बोलते हैं कि देखो हमने यहाँ पर जो हमारे यूनियन फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन मिनिस्टर हैं, इन्होंने यहाँ पर ये बात बोली कि देखो अब की बार हम लोगों ने थोड़ा सा बेहतर तरीके से काम किया है। काम यहाँ पर ये किया है कि हम लोग ये देख रहे हैं कि इस महीने में जो चावल और गेहूं है ना, इसके प्राइस काफ़ी कम हो चुके हैं, प्राइस जो है काफ़ी डाउन हो चुके हैं। अभी इसी साल की बात है, मई का महीना आपको याद होगा, जून का महीना याद होगा, चावल गेहूँ जो टॉपिक है ना, ये लगातार न्यूज़ में बना हुआ था। हर पॉइंट के अंदर यहाँ पर कहीं ना कहीं इस प्रकार के आर्टिकल कवर हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उस समय पर चावल गेहूं के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा थे, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था यहाँ पर। आपको पता है रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ा था यहाँ पर। तो राइस और वीट के दाम बहुत ज़्यादा थे। बट यहाँ पर आप देखोगे ना, उस समय पर जब बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही थी मई जून के मंथ में, और रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, रशिया यूक्रेन एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर भी हैं, यानी कि ये लोग भी यहाँ पर चावल और गेहूं को बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन करते हैं, फिर उसके बाद दूसरे कंट्रीज़ को बेचते हैं। लेकिन वॉर की वजह से वो गेहूं चावल इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नहीं आ रहा था। अब इंटरनेशनल मार्केट में नहीं आया, इसकी महंगाई और ज़्यादा बढ़ गई। अब महंगाई यहाँ पर और बढ़ी, इसके दाम बढ़े, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है डिमांड तो बढ़ रही है, सप्लाई है नहीं। तो यहाँ पर क्या है ना कि इसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। इनफैक्ट दाम इतने बढ़ गए थे कि आप ये कह सकते हो कि जो कंट्रीज़ है, बहुत सारी जो कंट्रीज़ हैं वो यहाँ पे सफ़र करने लगी थी, उनको यहाँ पर चावल गेहूँ नहीं मिल पा रहा था। और उस बीच यहाँ पर कुछ महीनों के अंदर जो भुखमरी है काफ़ी सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, वो भी हम लोगों ने देखी थी। फिर बात यहाँ पर ये नहीं है कि महंगाई वाली बात, यहाँ पर ये भी कि देखो महंगाई तो जब बढ़ी ही, उसके बाद दुनिया भर की बहुत सारे देश ऐसे हैं, जैसे इजिप्ट है ना, उसके बाद में टर्की है, ये सारी कंट्रीज़ वो हैं जो कि बहुत सारा गेहूं को परचेज़ करती हैं। इनका काम यहाँ पे चलेगा ही नहीं गेहूं चावल को परचेज़ नहीं करेंगे तो। लेकिन उस समय पर इनके हालात बहुत ख़राब हो गए। सब लोगों ने मिलकर भारत के ऊपर जोर दिया कि भारत यहाँ पे इन गेहूं चावल को एक्सपोर्ट करे। भारत के पास में ढेर सारा गेहूं रखा है, वो एक्सपोर्ट करे, चावल रखा है, वो एक्सपोर्ट करे। काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इंडिया को अप्रोच किया, लेकिन मई के महीने में इंडिया ने अपने इस एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था। ये वर्ड ध्यान रखना, आपको याद भी होगा, हमने पढ़ा भी था। हमने बोल दिया, मना कर दिया था सीधा सीधा, भैया हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, पहले हम अपने देश के अंदर सप्लाई पूरी करेंगे, नहीं तो फिर कहीं कहानी ऐसी हुई कि दुनिया भर में महंगाई बढ़ी पड़ी है इन गेहूं चावल के ऊपर, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर दें, हमारे देश के अंदर कमी हो जाए। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हमने किसी देश को दिया ही नहीं। तो हमारे पास में अभी क्या बचा हुआ है, अभी हमारे पास में एक सफिशिएंट स्टॉक बचा हुआ है गेहूं और चावल का। वही यहाँ पर केंद्र सरकार ने स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास में एक अच्छा खासा स्टॉक बचा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक्सपोर्ट के ऊपर रोक लगा दी थी, और उसी चीज़ ने हमारी मदद करी है कि हम उसी कारण की वजह से अभी व्हीट और राइस का जो दाम है ना वो कंट्रोल कर पाएँ, उसको अभी लोअर लेवल पर लेकर आएँ। वरना तो हालात काफ़ी बुरे हो सकते थे हमारे भी। बट अभी के समय पर प्राइस काफ़ी ज़्यादा डाउन आ चुके हैं पिछले कुछ महीनों के कंपैरिजन में, वो यहाँ पर सरकार ने स्टेटमेंट दिया है। क्लियर हो गया, क्लैरिटी मिल गई है, ख़त्म आर्टिकल। बस इतना सही यहाँ पर इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल के अंदर। ये तो आपने करंट अफेयर पढ़ लिया। अब बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन छोड़ दोगे क्या? नहीं। व्हीट और राइस ये दोनों ही फसलें बहुत ज़्यादा न्यूज़ में, दोनों को घोल के पी जाना। हाँ बिल्कुल घोल के पीना है। कैसे पीना है चलो मैं आपको समझाता हूँ। पहले अगर हम लोग बात करते हैं व्हीट की, तो व्हीट को लेकर कुछ फैक्चुअल डेटा मैं आपको प्रोवाइड करवाता हूँ। सबसे पहली बात, मैंने आपको बताया ना रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा था, जिसकी वजह से हालात और ज़्यादा बदतर हो गए थे। तो रशिया यूक्रेन का जो नाम है वो व्हीट के मामले में बहुत ऊपर है। मतलब दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है गेहूँ का कंट्री, मतलब जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती है कंट्री गेहूँ को, वो यहाँ पर रशिया यूक्रेन ही है। रशिया यूक्रेन एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर कहलाते हैं। रशिया दुनिया का एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है गेहूँ का, है ना। इनफैक्ट जितना भी इंटरनेशनल एक्सपोर्ट होता है उसमें 18% एक्सपोर्ट रशिया से जाता है। साल 2019 का आप एग्जाम्पल देखो, रशिया और यूक्रेन दोनों ने मिलकर दुनिया भर में जितना भी गेहूं का एक्सपोर्ट हुआ था उसका 25.4% इन दोनों ने मिलकर एक्सपोर्ट किया। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितने बड़े लेवल पर एक्सपोर्ट करती हैं ये दोनों कंट्रीज़।
उस लेवल पर एक्सपोर्ट तभी कर पाती है क्योंकि इनके यहाँ पर प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है। करेंट टाइम पे आप देखोगे जो टॉप 5 कंट्रीज़ जो कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करती हैं गेहूं को, वो कौन कौन सी हैं। अभी हम गेहूं की बात कर रहे हैं तो गेहूं को सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाले देश यहाँ पर रशिया आ जाता है, यूएस आ जाता है, कनाडा, फ्रांस, देन उसके बाद में यहाँ पर 5वें नंबर पर यूक्रेन। तो ये तो बात हो गई एक्सपोर्टर की। अब बात करें इंपोर्टर की, सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कौन करता है, तो दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं का इंपोर्टर आ जाता है इजिप्ट। इजिप्ट के बाद यहाँ पर टर्की भी बहुत बड़ा इंपोर्टर है। टर्की लगातार रशिया यूक्रेन से ढेर सारा गेहूं यहाँ पर परचेज करता है। अब बात करेंगे हम लोग हमारे महान भारत की, इंडिया की। तो इंडिया भी यहाँ पर किसी से कम नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। हम प्रोडक्शन के मामले में बहुत आगे हैं। ऑब्वियस सी बात है, प्रोडक्शन हम बहुत बड़ा करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा जो कंजम्पशन है वो खुद के देश में ही बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो एक्सपोर्ट की यहाँ पर बात फिर आती ही नहीं है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का। आप देखोगे दुनिया भर में जितना भी गेहूं का प्रोडक्शन होता है उसका 13.5% प्रोडक्शन यहाँ पर इंडिया खुद कर लेता है ना। तो ये बात आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। बट हम लोग एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया उसके पीछे का रीज़न क्या है। ये आपको वीट के बारे में कुछ बातें समझ में आई, कुछ फैक्चुअल डेटा, लेकिन अभी काम की बातें कुछ और भी रह गई हैं, जैसे कि ये वाला डेटा। जब हम लोग बात करते हैं गेहूं की, तो गेहूं अगर आपको लगानी है तो गेहूं लगाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। देखो, आपको रेनफॉल यानी बारिश चाहिए 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर के आसपास। और कितना तापमान चाहिए, टेम्परेचर लगभग यहाँ पर इसको लगाने के टाइम पे 10 से 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए। और इसकी कटाई के समय पर लगभग 21 से 26 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है। ये जोग्राफिकली इंपॉर्टेंट है। कौन सी मिट्टी के अंदर ये ग्रो करना पसंद करता है, तो गेहूं सबसे बेहतर तरीके से ग्रो होता है लोमी और क्ले लोमी वाली सॉइल के अंदर। अब भारत के अंदर जो टॉप वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन कौन कौन से राज्यों में होता है, तो यहाँ पर आ जाता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान। इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। मैंने आपको बताया चाइना के बाद में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है भारत। ठीक है ना। इनफैक्ट यहाँ पर इंडिया के अंदर ढेर सारा ये जो क्रॉप है उसका कंजम्पशन भी किया जाता है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है ना। आगे आते हैं। साथ ही साथ में एक बात और ध्यान रखना, जो ये वीट है ना, जो गेहूं है, वो हमारी राबी क्रॉप है, और जो चावल है वो है खारिफ क्रॉप। ठीक है ना। राबी, खारिफ और जैद क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, ये चार्ट ध्यान रखना। इस चार्ट को मैं पीडीएफ के अंदर डाल दूंगा, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ठीक है ना, आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो वीट कौन सी क्रॉप है, एक राबी क्रॉप है, और राइस हमारा जो चावल है वो एक खारिफ क्रॉप है। आगे आते हैं। ये तो हमने गेहूं के बारे में सारी बातें डिस्कस कर ली। अब आते हैं चावल के ऊपर, राइस के ऊपर। देखो, राइस यहाँ पर एक ऐसा फूड क्रॉप है ना, या फिर आप कह सकते हो एक ऐसा फूड है जो कि इंडिया के अंदर ज़्यादातर पॉपुलेशन कंज्यूम करती है। मतलब ज़्यादातर जो जनसंख्या है ना वो चावल खाती है। और मैंने आपको बताया राइस एक खारिफ क्रॉप है, जबकि वीट एक राबी क्रॉप है। अच्छा, राबी, खारिफ, जैद के बीच में क्या डिफरेंस होता है, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। वैसा भी चार्ट में लिखा हुआ था, आप फिर भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताने की कोशिश करना। जब हम बात करते हैं राइस की ना, तो खासकर वेस्ट बंगाल हो गया और कुछ हमारे सदर्न स्टेट्स हो गए, यहाँ पर राइस का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। इनफैक्ट वेस्ट बंगाल के अंदर जो हमारे किसान भाई हैं वो 3 प्रकार के चावल ग्रो करते हैं, औस, अमन और बोरो करके यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं, है ना। जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है चावल का, वो यहाँ पर वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब देखने को मिलेंगे। उसके बाद में तमिलनाडु, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, केरला, ये सभी यहाँ पर स्टेट्स आ जाते हैं इस कैटेगरी के अंदर। और चावल के बारे में बात करें तो अगेन इंडिया इसमें भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद में। दोनों जगह पर चाइना टॉप कर लेता है। ठीक है ना, ये बात क्लियर कर लेना। तो आप कहोगे इतना कुछ पढ़ लिया, सवाल बनेगा कैसे, बन जाता है क्या सवाल यहाँ पे। तो इतनी छोटी छोटी बातें कैसे ध्यान रखेंगे। देखो, रिवीजन करोगे, रिवीजन कर 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 ध्यान रखना तो पड़ेगा। अब हम लोग बात आती है इसके ऊपर कि सवाल बनता कैसे, या फिर हमने जो पढ़ा वो काम का या नहीं काम का है, और इसको टेस्ट करते हैं। यूपीएससी ने साल 2019 के अंदर प्रीवियस ईयर में एक सवाल पूछा, साल 2019 का, ज़्यादा पुराना यहाँ पर सवाल है भी नहीं। सवाल क्या था, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 ईयर्स। 2019 में सवाल पूछा गया था कि 2019 से पिछले 5 सालों के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर चावल का पूरे दुनिया भर में कौन है। ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी म्यांमार, या फिर ऑप्शन डी वियतनाम। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई। फिर उसके बाद में देखो 2008 में, हालांकि थोड़ा सा पुराना है लेकिन कोई बात नहीं, 2008 में यहाँ पर एक सवाल पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग क्रॉप्स। यहाँ पर आपको 4 फसलों के नाम दिए गए।
कॉटन, ग्राउंडनट, राइस, वीट। राइस वीट के बारे में अभी हमने ऑलरेडी डिस्कशन कर लिया है। इसमें कॉटन भी दिया गया है, फिर उसके बाद यहाँ पर ग्राउंडनट भी ऐड कर दिया गया है। तो ये 4 फसलों के नाम हैं। नीचे आपसे पूछा गया विच ऑफ दीज आर खारिफ क्रॉप्स, इनमें से, इन चारों में से खारिफ क्रॉप कौन कौन सी हैं। अब इसका तो आंसर आपको देना ही देना है। यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए 1 एंड 3, ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली, ऑप्शन सी तीनों के तीनों खारिफ क्रॉप हैं, या फिर ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4 ओनली। अभी मैं आपको बता चुका हूँ, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो आप यहाँ पे अच्छे से राइस और वीट के बारे में अभी हमने पढ़ा है, तो आप मतलब यहीं से गेम खत्म कर सकते हो, ठीक है ना। इस वजह से मैंने इसका आंसर लिखा ही नहीं, आपको यहाँ पर बताना है इसका आंसर। फिर आप देखोगे जब भी हम लोग फसलों की बात करते हैं तो एक टर्म आता है एमएसपी, है ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाती हैं किसान भाइयों को, ताकि यहाँ पर उनको एक सिक्योरिटी मिल सके, है ना। तो जब एमएसपी होता है, एमएसपी के अंदर काफ़ी सारी फसलों को कवर किया गया है। लेकिन यहीं पर एक शुगर केन भी आ जाता है, गन्ना। अब गन्ने के ऊपर एमएसपी ना मिलकर उसके ऊपर एफआरपी दिया जाता है, फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। तो उसको लेकर यहाँ पर एक सवाल बना था, मतलब ये भी एग्रीकल्चर का ही टॉपिक है, 2015 के अंदर सवाल बना था। मैंने सोचा ये भी डिस्कस कर लिया जाए। तो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस जो शुगर केन के ऊपर दिया जाता है, गन्ने के ऊपर दिया जाता है, इसको कौन अप्रूव करता है, ये आपसे पूछा गया। ऑप्शन ए कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ऑप्शन बी कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस, ऑप्शन सी डायरेक्टरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ऑप्शन डी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तो इसका क्या है सही आंसर? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो होता है ना, वो आपका जरिया है कि आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आप यूपीएससी की नस्ल तभी पकड़ पाओगे, उसका नेचर तभी पकड़ पाओगे जब आपने प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे कि हाँ सवाल बन कैसे रहे हैं, तभी आगे भी बन पाएंगे, ठीक है ना। बात क्लियर हो रही है ना। चलो आगे आते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट सी बात जो मुझे कर रही थी, मैं आपके साथ में वो करता हूँ, फिर उसके बाद आगे डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। आज डिस्कशन थोड़ा सा लेट हो ही गया है, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात करनी ज़रूरी है। देखो मैंने पिछले कुछ समय पर बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पर थोड़ी बहुत फेस करी हैं, हाँ बहुत और थोड़ी बहुत दोनों यहाँ पर आप कह सकते हो। बीच बीच में ढेर सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिसकी वजह से मैं पहले, आज से लगभग 3 महीने पहले, सितंबर से पहले की बात है, 6 सितंबर तक तो ना क्या हो रहा था, लगातार आपके 2 वीडियोस आ रहे थे, द हिंदू का वीडियो और शाम में करंट अफेयर के वीडियो। 6 सितंबर तक रेगुलर वीडियोस आ रहे थे टाइमली, है ना। लेकिन हुआ क्या है, 6 सितंबर के बाद से फिलहाल मैं अपना कुछ बाकी प्रॉब्लम में फंस गया था, तो उसके चक्कर में उस महीने मैंने कवर नहीं किया। फिर उसके बाद में सितंबर के बाद में ऐसे ही अक्टूबर निकल गया और ऐसे ही नवंबर निकल गया। बीच में कभी यहाँ पर स्टार्ट करने की सोची, फिर रहन दिया, फिर सोची, फिर रहन दिया, है ना। सोचने की नहीं, मतलब कि जब टाइम मिला मुझे थोड़ा सा भी, तो मैंने यहाँ पर बीच में वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करी, लेकिन सोचा उसको अगले दिन से फिर से कंटिन्यू किया जाए, लेकिन अगले दिन पॉसिबल नहीं हो पाया। देखो सबकी लाइफ में कभी कभी होता है, ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाता है। बट रिसेंटली अभी 3-4 दिन पहले की बात है, 3-4 दिन हो गए होंगे, है ना। हाँ, उससे पहले यहाँ पर मैंने आप लोगों से एक पोल करवाया था यूट्यूब पर कम्युनिटी पोस्ट के अंदर, कि जो करंट अफेयर के वीडियो शाम को नहीं आ पा रहा है, क्योंकि देखो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है। द हिंदू के अलावा आपको अलग अलग सोर्सेज कवर करने होते हैं। तो मैंने आपसे पूछा था कि द हिंदू के अंदर इसको मिला दें, तो हाँ ढेर सारे लोगों ने बोला हाँ मिला दें, ढेर सारे लोगों ने बोला नहीं सर सेपरेट भी रखना चाहिए। हुआ क्या, मैंने एक कोशिश करी अपनी साइड से कि इसको मिला दिया जाए, हालांकि मिलाने की बहुत कोशिश करी, तो आप कहोगे हाँ सर करा तो था, एक दिन कर पाए हम लोग, और उस दिन वीडियो 1 घंटा 40 मिनट का पहुंच गया था। चलो वीडियो 1 घंटा 40 मिनट तक पहुंचने की कोई बात नहीं है, आप उसको यहाँ पर देख लोगे, 2 पार्ट में देख लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि किसी किसी दिन द हिंदू के अंदर आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं। पता है पिछले 2 दिनों से मैंने अलग सोर्सेज ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ एक दिन ऐड कर पाया हूँ, क्योंकि पिछले 2 दिनों से खुद द हिंदू का वीडियो बड़ा हो जाता है, 1 घंटा 20 मिनट का हो रहा है, 1 घंटा 17 मिनट का हो रहा है। और ऐसा नहीं है, मतलब काफ़ी सारे मैंने उल्टे सीधे कमेंट्स भी अपने ऊपर सुने हैं, मतलब है ना, कि सोर्सेज ऐड कर रहे थे, वो नहीं करे, सिर्फ ये और वो, मतलब फ़िलहाल कोई बात नहीं, ऐसा हो भी रहा है ना, हकीकत बात है ये। तो हुआ यहाँ पर ये कि पिछले 2 दिनों में मैंने सोर्सेज ऐड नहीं करे, जबकि मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी हैंड टू हैंड प्रूफ कि मैं सोर्सेज लेकर आया था, अलग अलग सोर्सेज लेकर आया हूँ, मतलब 5-6 8 आर्टिकल्स लेकर आया हूँ मैं अलग अलग सोर्सेज के। और इनफैक्ट कल के भी मैंने 6-7 आर्टिकल्स प्रिपेयर कर रखे हैं, मैं चाहूँ तो आपको टेलीग्राम पर वो पूरा का पूरा PDF शेयर कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या यार कि वीडियो खुद यहाँ पर 1 घंटा 20 मिनट का हो जा रहा है, 1 घंटा 10 मिनट का हो जा रहा है, तो इसको और ज़्यादा खींचना, 2 घंटे के पार पहुँचा देना, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना। उसको फिर अपलोड करने में भी बहुत ज़्यादा परेशानी आएगी, और फिर वीडियो और ज़्यादा लेट हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर थोड़ी सी मैं फेस कर रहा हूँ बस खाली, है ना। इसी प्रॉब्लम में मैं यार फंसा हुआ हूँ, सोचता हूँ यार क्या करूँ, मतलब एक बार ये कदम उठाया, उसके बाद वापस लिया, एक बार ये कदम उठाया, कुछ नए करने की कोशिश करते हैं, बट वो हो नहीं पाता है, क्योंकि जो पुरानी चीज़ें थी वही बेहतर थी, इस वजह से यहाँ पर नई चीज़ सूट नहीं करती हैं।
अगर पुरानी चीज़ बेहतर ना होती तो नई चीज़ सूट भी करती, है ना। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि शाम वाली वीडियोज़ ही आपकी कंटिन्यू कर दी जाए, जो बाकी सारे सोर्सेज हैं वो उसमें इंक्लूड मैं कर दूँगा, ठीक है ना। तो शाम में एक छोटा सा वीडियो आएगा, आप थोड़ा सा टाइम निकाल कर देख सकते हो यार, रात में देखना। और जो मैंने आपसे थोड़े दिनों पहले ये भी बोला था कि मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस किया करूँगा, मतलब आपको आपका टेस्ट लिया करूँगा रोज़ द हिंदू के अंदर, वो टेस्ट भी हुआ करेगा। बस 2 दिन रुक जाओ, मंडे से यहाँ पे वो टेस्ट भी रोज़ रखा जाएगा। होगा क्या, शाम वाला वीडियो जो आपका तैयार किया जाएगा वो सारे सोर्सेज को कंबाइन करके होगा। ऐसा नहीं होगा छोटे मोटे आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं, रोज़ाना 8-10 आर्टिकल डिस्कस करेंगे शाम वाले वीडियो के अंदर। बहुत अच्छा वीडियो यहाँ पर उसको क्रिएट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे उसी में से एक टेस्ट प्रिपेयर करेंगे और टेस्ट यहाँ पर द हिंदू के अंदर डिस्कस किया करेंगे। तो मतलब सब कुछ यहाँ पर मैनेज हो जाएगा। मतलब पुराने वाला पैटर्न ही हमें अपनाना पड़ेगा क्योंकि वही सूटेबल पैटर्न है। उसको मात दे सके कोई पैटर्न दूसरा या नया पैटर्न, वो ऐसा है नहीं यार। थोड़ा सा आप मेरे लिए टाइम निकाल सकते हो, है ना, या फिर अपने लिए मेरे लिए दोनों के लिए टाइम निकाला जा सकता है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप भी प्रिपरेशन कर रहे हो, तो थोड़े सोर्सेस इंक्लूड करना मस्ट हो जाता है। आई होप इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। मैं खुद यार मतलब सोच रहा हूँ कि यार कैसे बोलूँ कैसे ना बोलूँ। सब लोग सोच रहे होंगे कि सर एक बार चीज़ कंटिन्यू करिए फिर डिसकंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, फिर डिसकंटिन्यू। मैं खुद यहाँ पर इस चीज़ से आप यार परेशान हो गया बहुत ज़्यादा लेकिन कोई बात नहीं, अब यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे तो फिर वापस रुकेंगे नहीं, जैसा चल रहा था वैसे यहाँ पर चलने देंगे, डोंट वरी, ठीक है ना। बाकी इस वीडियो को लेंदी करना मेरे मायने में यहाँ पर मतलब इतना, क्योंकि कभी कभी आर्टिकल बहुत ज़्यादा हो, कभी कभी कम होता है। उस दिन आर्टिकल बहुत कम थे तो मैंने वो अलग सोर्स से डिस्कस कर लिए थे, वो पहुँचा दिया 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो। अब यहीं पर 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो बन रहा है तो उसमें यहाँ पर 50 मिनट 40 मिनट और अलग से ऐड करना, 2 घंटे पार का वीडियो क्रिएट करना, उसको अपलोड करने में ढेर सारी परेशानी होती है, घंटा भर प्रोसेसिंग लग जाएगी उसमें, है ना। तो आई होप आप लोग ये प्रॉब्लम थोड़ा सा समझ रहे होंगे। तो वैसे आपका साथ हमेशा रहा ही है, ऑब्वियस ये बात है, कोऑपरेटिव वे में काम किया है तो आगे भी यहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल जो शाम वाला वीडियो है हो सकता है आज से नहीं तो फिर कल से कंटिन्यू कर देंगे, ठीक है ना, डोंट वरी। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। वैसे मैंने बहुत सारी मतलब इस चीज़ को लेकर गालियाँ सुनी है, सच बता रहा हूँ, अलग अलग, चाहे वो इंस्टाग्राम हुआ, चाहे वो टेलीग्राम हुआ, चाहे वो यूट्यूब पे कमेंट हुआ। यूट्यूब पे खैर कमेंट अपने आप ही रिस्ट्रिक्ट कर देता है यूट्यूब, है ना। जो भी यहाँ पर एब्यूसिव कमेंट होता है उसको अपने आप ही हटा देता है क्योंकि उसमें एक ऑप्शन है, तो मतलब फिर भी वो दिख जाता है कमेंट। तो मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर होती रहती हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी थोड़ा सा बेकार टाइम चल रहा है, थोड़ा सा सही टाइम आ जाएगा। 2-4 दिनों में हम लोग यहाँ पर हो सका तो आज से कंटिन्यू कर दूंगा शाम वाली वीडियो, नहीं तो फिर आपका कल या फिर मंडे से यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा और वो रेगुलर चलेगा। फिर उसके बाद कोई परेशानी वाली बात नहीं है और आपको मैं महीने के लास्ट में एक मंथली मैगजीन भी प्रोवाइड करवा दूंगा। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। उस मंथली मैगजीन में ऐसा नहीं होगा कि शाम वाले वीडियो का ही कंटेंट होगा, मतलब वो तो होगा, द हिंदू का भी आपको सब कुछ उसमें जो मटेरियल है, माल है, वो सब मिल जाएगा, ठीक है ना। चलो यार बहुत बातें हो गई, अब बातें हो गई हैं तो नीचे जो लाइक का बटन है उसको एक बार प्रेस कर देना और फटाफट यहाँ पर जो 5000 लाइक का टारगेट है उसको पहुँचा दो। स्टार्ट करते हैं हम लोग, वापस से कंटिन्यू करते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की गई, हमारी केंद्र सरकार ने अभी एक्सपर्ट्स को भेजा है 3 शहरों के अंदर। अब एक्सपर्ट्स को क्यों भेजा 3 शहरों के अंदर, क्योंकि उन 3 शहरों में एक बीमारी फैल रही है, वो है मीज़ल्स। मीज़ल्स के इन्फेक्शन को रोकने के लिए यहाँ पर एक्सपर्ट्स को भेजा गया है। तो केंद्र सरकार ने कल के दिन एक हाई लेवल की टीम बनाई और उस टीम को भेज दिया रांची के अंदर, अहमदाबाद में और मल्लापुरम, ये 3 एरियाज़ हैं। यहाँ पर इन सभी टीम्स को भेजा गया है ताकि मीज़ल्स वाली सिचुएशन को टैकल किया जा सके। मीज़ल्स अपने आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, खासकर बच्चों को तो बहुत परेशान कर देती है। तो वही बात मैं बताई कि इनफैक्ट इससे काफ़ी सारे लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो यहाँ पर ये जो टीम है ये क्या करेगी, ये इन एरियाज़ में इन मीज़ल्स वाली प्रॉब्लम को टैकल करने की कोशिश करेगी, इसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करेगी। जो मीज़ल्स फैल रहा है इसके ऊपर रोक लगाएगी। अब कौन कौन से हॉस्पिटल्स में वो टीम पहुंच रही है, उन हॉस्पिटल्स के नाम वगैरह दिए गए, वो आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर कोई कोई आर्टिकल ऐसे होते हैं सिर्फ हेडिंग वहाँ पे काम की होती है, जैसे यहाँ पर केवल हेडिंग काम की है ना। तो अब मैं आपको इस आर्टिकल का थोड़ा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ क्योंकि आपसे सवाल बन सकता है। सवाल कैसे बनेगा वो टेस्टिंग भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर बात ये की जाती है इस आर्टिकल के अंदर किस चीज़ को लेकर कि मीज़ल वाला जो इन्फेक्शन है इसको टैकल करने के लिए एक्सपर्ट टीम को भेजा। तो मीज़ल्स इन्फेक्शन है क्या, काफ़ी सारे लोग समझ गए होंगे, काफ़ी सारे लोगों को अभी नहीं पता होगा मीज़ल्स के बारे में। तो आप डिस्कशन करते हैं मीज़ल्स आखिरकार क्या है। मीज़ल्स देखो एक फैलने वाला वायरल डिजीज़ है और कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कारण है बच्चों की मृत्यु का, खासकर जो यंग चिल्ड्रन है ना उनकी मृत्यु हो जाती है मीज़ल्स की वजह से। दुनिया भर में मीज़ल्स को लेकर हमारे पास में एक वैक्सीन अवेलेबल है, वैक्सीन होने के बावजूद भी यहाँ पर बच्चों की मृत्यु हो रही है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना घातक इन्फेक्शन हो सकता है। और ये मीज़ल्स ट्रांसमिट होता है, फैलता है
जो यहाँ पर नोज़ लिक्विड हो गया, माउथ लिक्विड हो गया, थ्रोट लिक्विड हो गया, तो इसके मदद से यहाँ पर मान लो अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उसके इन सब लिक्विड की मदद से यहाँ पर ये मीज़ल्स फैल सकता है दूसरे व्यक्ति के अंदर। बाकी सिम्टम्स की बात करें, लक्षण क्या है इसके अंदर, तो देखो अगर किसी को ये मीज़ल्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो 10 से 12 दिन के बाद उसको बुखार बहुत तेज़ हो जाएगा, नाक बहने लगेगी, आंखें लाल हो जाएंगी, है ना, जो माउथ है ना उसमें माउथ में बहुत ज़्यादा पेन होगा। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स यहाँ पर नज़र आती हैं, है ना। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद पूरे बॉडी के अंदर, पहले तो फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर रैशेस होने लगेंगे, लाल लाल कलर के छत्ते पड़ने लगेंगे, रैशेस हो जाएंगे। और फिर वो जो रैशेस है वो थोड़े फैलने स्टार्ट होंगे, फिर वो चेहरे से नीचे गर्दन तक पहुँचेंगे और गर्दन से फिर नीचे पूरी बॉडी के ऊपर रैशेस फैल जाते हैं। तो ये मीज़ल्स के अंदर होता है, लाल 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 कलर के छत्ते पड़ जाते हैं पूरे बॉडी के ऊपर, लेकिन मुंह से यहाँ पर ये स्टार्ट होता है, ठीक है ना। अब बात करें तो एक मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन भी यहाँ पर देखने को मिलता है। होता यह है कि काफ़ी सारे लोगों को ब्लाइंडनेस भी हो जाता है, यानी कि दिखाई देना बंद हो जाता है इस मीज़ल्स की वजह से। या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है एंसेफेलाइटिस वाली, और एंसेफेलाइटिस की वजह से होता है यहाँ पर यह है कि जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसके अंदर सूजन हो जाती है। और ब्रेन स्वेलिंग कितना खतरनाक हो सकता है वो अभी हमने ब्रूस ली वाले केस में पढ़ा ही था। या फिर डायरिया हो गया, तो इस प्रकार की प्रॉब्लम्स हो गई, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस यहाँ पर ये क्रिएट कर सकता है। वल्नरेबिलिटी की बात करें तो अगेन मैंने आपको बताया बहुत खतरनाक है, और खासकर देखो जो गरीब बच्चे हैं जिनको प्रॉपर एक अच्छा न्यूट्रिशियस खाना नहीं मिल पा रहा है, उनकी बॉडी नरिश नहीं हो पा रही है, उनको प्रॉपर वाइटामिन्स नहीं मिल पा रहे हैं, विटामिन ए हो गया या बाकी विटामिन मिनरल्स नहीं मिल पा रहे, उनका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है, वही लोग यहाँ पर इस इन्फेक्शन का ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। ये हो गई वल्नरेबिलिटी की बात। अब बात करेंगे प्रिवेंशन की, कैसे यहाँ पर इस मीज़ल्स को रोका जा सकता है। देखो मीज़ल्स को लेकर हमारे पास में प्रॉपर एक वैक्सीन है, उस वैक्सीन को हम प्रोवाइड करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर यह है कि अभी इस वैक्सीन का कवरेज बहुत कम है, बहुत कम ही लोगों को यहाँ पर वैक्सीन प्रोवाइड करवाई गई है ना। तो ये प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। अब एफर्ट्स की बात करें तो काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, जैसे ग्लोबल वैक्सीन एक्शन प्लान यहाँ पर चलाया गया है। उस एक्शन प्लान के अंदर मीज़ल्स और रूबेला, ये दो बीमारियों को टारगेट किया गया है कि हम इसको यहाँ पर समाप्त कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, है ना। तो मीज़ल्स के साथ साथ अरे रूबेला, ये क्या हो गया, रूबेला यहाँ पर एक नई बीमारी का नाम आ गया। तो रूबेला क्या है इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। रूबेला बेसिकली यहाँ पर जर्मन मीज़ल्स कहलाता है। रूबेला भी एक मीज़ल्स की कैटेगरी का है, इसको जर्मन मीज़ल्स बोलते हैं। ये भी वैसे इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा, बच्चों को और यंग एडल्ट्स को बहुत परेशान करता है। तो ये बात क्लियर हो गई, मीज़ल्स के बारे में आपने डिटेल से समझ लिया। अब बात ये आती है, क्या हम सही पढ़ रहे हैं, टेस्टिंग करते हैं, सवाल बनेगा नहीं बनेगा, बिल्कुल टेस्टिंग करेंगे। यूपीएससी ने साल 2005 में प्रश्न पूछा था, किसको लेकर, एक बीमारी को लेकर, न्यूमोकोनियोसिस। न्यूमोकोनियोसिस जो है ना, ये कुछ वर्कर्स को अफेक्ट करता है, कुछ काम करने वाले लोगों को अफेक्ट करता है। आखिरकार कौन से वर्कर को अफेक्ट करता है, ये यहाँ पे आपसे पूछा गया। न्यूमोकोनियोसिस उन वर्कर्स को अफेक्ट करता है जो कि काम करते हैं टैनरीज के अंदर, कोल माइनिंग इंडस्ट्री में, डिस्टिलरी में या फिर ग्लास इंडस्ट्री में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कोल माइनिंग इंडस्ट्री। कोल माइनिंग इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है, डस्ट होता है, धूल होता है, एस्बेस्टस होता है। तो ये जो डस्ट है जिसकी वजह से यहाँ पर न्यूमोकोनियोसिस वाली बीमारी हो जाती है, और ये बेसिकली एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देती है। तो खासकर यहाँ पर जहाँ पर भी कोयले की खुदाई चल रही है ना, तो यहाँ पर जो कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं वहीं पर सबसे ज़्यादा उन वर्कर्स को बीमारी होती है न्यूमोकोनियोसिस वाली। तो ऐसे सवाल बन सकता है मीज़ल्स को लेकर। ऐसे में बीमारी को लेकर और ढेर सारे सवाल ऐड कर सकता था, वायरसेस को लेकर, स्कीम्स को लेकर, लेकिन यहाँ पर वो सब चीज़ ऐड करना इतना बनता नहीं है। एक ही दिन सब कुछ डिस्कस कर लेंगे तो फिर हो गया काम। बस खाली यहाँ पर टेस्टिंग के लिए मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। चलो आते हैं उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आते हैं इकोनॉमी वाले पेज पर, बिजनेस पेज पर देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एक छोटा सा आर्टिकल है, यहाँ पर बराबर में आपको दिखेगा। आर्टिकल क्या बोलता है, इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इंडिया और गल्फ और कोऑपरेशन काउंसिल ये दोनों मिलकर आज एक डिस्कशन करेंगे फ्री ट्रेड पैक्ट के ऊपर। तो ये दोनों मिलकर आज एक बातचीत करने वाले हैं, और ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत करेंगे ताकि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और भारत के बीच में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके, इस ग्रुप के बीच में और इंडिया के बीच में, जिससे यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो व्यापार है वो और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा, इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, कल ही मैंने आप लोगों को बताया था, जहाँ पर जो व्यापार होता है, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होता है ना, उसके ऊपर काफ़ी छूट दी जाती है, जिससे कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बढ़ जाता है उन कंट्रीज़ के बीच में।
ठीक है ना। तो यहाँ पर कोई कंट्री की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में बात की जा रही है, एक ग्रुप के बारे में बात की जा रही है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर 6 देश आते हैं। वो 6 देश कौन कौन से हैं? वो यहाँ पर आता है सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। ये 6 देशों से मिलकर बनता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो यहाँ पे पिछले कुछ समय पे आप देखोगे ना, तो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल और भारत का जो व्यापार है वो बढ़ता हुआ नजर आया है। इनका बायलैटरल ट्रेड आप देखोगे तो साल 2020-21 के अंदर इनका व्यापार 87.4 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास का था। साल 2021-22 में यही व्यापार 154.73 बिलियन यूएस डॉलर्स को क्रॉस कर गया। तो व्यापार काफ़ी बढ़ गया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर होता है तो इन कंट्रीज़ के साथ में भारत का व्यापार और ज़्यादा मजबूत हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा होने लगेगा। इससे दोनों कंट्रीज़ के ट्रेड रिलेशंस और ज़्यादा बढ़ते हुए नजर आएंगे। वो बात यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में बताई गई। 8 से 10 लाइन का ये आर्टिकल है। करना क्या है? बैकग्राउंड पढ़ना है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, वैसे आप काम की बात पढ़ ही चुके हो। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल एक ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 6 कंट्रीज़ और 6 कंट्रीज़ के नाम आपको पता चल चुका है। इस ग्रुप को वैसे 1981 में बनाया गया था, 1981 में, ताकि जो ये 6 कंट्रीज़ हैं इनके बीच में कल्चरल कोऑपरेशन, सिक्योरिटी कोऑपरेशन को प्रमोट किया जा सके। तो क्या ग्रुप को लेकर सवाल बन सकता है? हाँ, बिल्कुल बन सकता है। इनफैक्ट साल 2016 में गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल को लेकर ही सवाल यूपीएससी ने पूछ लिया था। सवाल क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। ये जो 4 कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा देश है जो कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का मेंबर नहीं है? और ये कब आप बता पाओगे? जब आपको ये पता होगा कि हाँ, इसके मेंबर कौन कौन से हैं। तो 6 मेंबर्स मैं ऑलरेडी आपको इसके बारे में बता चुका हूँ। 6 मेंबर्स कौन कौन से हैं इसके, वापस से रिवाइज करते हैं। सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान और बहरीन। तो सऊदी अरेबिया, ओमान, कुवैत तो यहाँ पर मेंशन है, ईरान तो इसके अंदर है नहीं, तो ईरान इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मेंबर कौन नहीं है वो आपसे सवाल पूछा गया है। ठीक है ना। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो ऐसे सवाल बन जाते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर है कि सर आपने काफ़ी क्वेश्चन बहुत पुराने डिस्कस कर दिए, 2005 के, 2008 के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं, तो ये बहुत पुराने नहीं हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है यार। यूपीएससी एक अनप्रेडिक्टेबल है, वहाँ पर दोबारा सवाल बन जाते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एग्जाम्पल मैं वैसे बता सकता हूँ, साल 2008 में टी इंडस्ट्री को लेकर, टी बोर्ड को लेकर एक सवाल पूछा गया था। और पता है वही डिट्टो सवाल दोबारा कब पूछा गया? इसी साल 2022 में प्रीलिम्स के अंदर पूछा गया। ऐसे में कई सवाल के एग्जाम्पल्स आपको दे सकता हूँ। 2005 में, 3 में, 4 में जो पूछे गए वो दोबारा 2017 में, 18 में, 20 में पूछे गए, है ना। चाहो तो वो एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा, डोंट वरी। तो अच्छे से अगर आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है तो डेफिनेटली आप यहाँ पर एक सही रास्ते पर चल रहे हो। चलो जी, अगले आर्टिकल पर आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर बात करता है किस चीज़ के बारे में? कॉटन इंडस्ट्री के बारे में। तो इंडिया का जो कॉटन एक्सपोर्ट है ना, वो अभी यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहा है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बहुत कम हो चुका है, क्योंकि हम लोग कॉटन के कुछ प्राइसेस की वजह से यहाँ पर मात खा रहे हैं। ठीक है ना। तो जो कॉटन आप देखोगे नवंबर के महीने में और नवंबर से पहले कुछ महीनों के अंदर इसका जो एक्सपोर्ट हम लोग किया करते थे वो काफ़ी कम हो गया। इनफैक्ट यहाँ पर जो कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसने खुद यहाँ पे बताया कि कॉटन का जो एक्सपोर्ट है वो लगभग 40 लाख बिल से यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आया है। मतलब अब की बार थोड़ा सा कम होता हुआ नज़र आया, आप ऐसा ध्यान रख सकते हो। वो टर्म यहाँ पे याद रखने की ज़रूरत है नहीं। कितना कम हुआ, कितने रुपए मिले, कितने रुपए चल रहा है, कितने रुपए केजी हमने बेचा, वो चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस खाली यहाँ पर भी सिर्फ हेडलाइन यहाँ पे काम की है, हेडलाइन आपको पढ़ लेना है। एक्सपोर्ट जो है हमारा वो थोड़ा सा वीक हो गया है इंडियन कॉटन का। ऐसा क्यों? एक्सपोर्ट क्यों वीक हो गया, एक्सपोर्ट क्यों कम हो गया? क्योंकि हमारी कंट्री में कॉटन के प्राइसेस बढ़ गए हैं। इंडियन कॉटन और ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया है। एक्सपेंसिव हो गया तो इसका एक्सपोर्ट भी यहाँ पर रोक दिया गया है। एक्सपोर्ट काफ़ी कम हो रहा है। आई होप आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। पिछले सीज़न में जो कॉटन के फार्मर्स जो कि कॉटन को उगाते हैं उनको बहुत कम पैसे मिले हैं, बहुत कम पैसों में उन्होंने यहाँ पर कॉटन बेचा है, ऐसा आप लोग यहाँ पर कह सकते हो। सॉरी, यहाँ पर जो कॉटन के प्राइसेस हैं अभी पिछले कुछ समय पर 10,000 15,000 रुपये पर 100 kg के हिसाब से यहाँ पर मिले हैं। उससे पहले जो चल रहा था रेट वो लगभग 9,000 रुपीज़ पर 100 kg के हिसाब से चल रहा था। तो आप कह सकते हो तो यहाँ पे जो दाम है ना वो काफ़ी बढ़ते हुए नज़र आया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी वीक होता हुआ नज़र आया है, वो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। ठीक है ना, ये बात आपको क्लियर हो गई। तो करना क्या है, अब इस आर्टिकल का थोड़ा बैकग्राउंड पढ़ना है। देखो, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट और जो व्यापार है ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बढ़ गया कभी घट गया, ये चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन आपने करना क्या है, बिल्कुल स्टैटिक डेटा कवर करना है। जैसे कि कॉटन जो है ना, कॉटन क्रॉप के बारे में पढ़ लेना है। मैंने अभी आपसे एक सवाल पूछा था एग्रीकल्चर वाला, जिसमें आपको मैंने बताया था वीट और राइस वाला, वीट और राइस का क्या है डेटा।
उसमें एक सवाल पूछा था मैंने आपसे, जिसमें ग्राउंडनट और कॉटन, व्हीट और राइस दिया गया था और पूछा गया था इनमें से खारीफ क्रॉप्स कौन सी हैं, है ना। तो आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा सवाल बन जाता है। तो कॉटन वाला जो सवाल है, जो ये प्रश्न है पूरा का पूरा, ऐसा ऐसे फॉर्म में बन सकता है। तो इस चक्कर में मैंने आपसे वो सवाल जो पूछा था उसका आंसर भी आपसे ही पूछा है, उसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से देना। तो कॉटन की अगर हम लोग बात करते हैं तो कॉटन अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइबर कैश क्रॉप देखने को मिलेगा। इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के अंदर, बहुत सारा पैसा हमारी इकोनॉमी को कमा कर देता है ये पूरा सेक्टर। इंडिया यहाँ पर एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है दुनिया भर के अंदर कॉटन का। हम लोग प्रोड्यूसर के साथ साथ एक्सपोर्टर भी हैं, ढेर सारा एक्सपोर्ट भी करते हैं, और एक्सपोर्टर के साथ साथ कंज्यूमर भी। ऑब्वियस सी बात है, जनसंख्या ज़्यादा है तो कंजम्पशन भी हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। बेस्ट कॉटन की बात करें तो वह है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन बेसिकली एक जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन है, जिसके जेनेटिक्स के अंदर, जिसके जीन के अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं, तो अपने आप में काफ़ी अच्छा ये बताया जाता है। इंडिया जो है ना वो हर साल 6 मिलियन टन के आसपास कॉटन का प्रोडक्शन करता है, और ये कितना हो गया, मतलब दुनिया भर में जितना भी कॉटन का प्रोडक्शन होता है उसका 23% प्रोडक्शन केवल भारत अपने दम पे कर देता है। और यहाँ पे हम लोग सबसे अच्छा जो कॉटन है, खासकर ऑर्गेनिक कॉटन, बिल्कुल शुद्ध कॉटन यहाँ पर उसको प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो कॉटन को लेकर कुछ स्टैटिक डेटा है। जैसे कॉटन एक खारीफ क्रॉप है, ठीक है ना, ये बात वर्ड तो आपको ध्यान में रखना है, एक खारीफ क्रॉप है। दूसरा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें इसकी सॉइल की, तो ये खासकर जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उसमें काफ़ी बेहतर तरीके से ग्रो कर सकता है। टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो चाइना, इंडिया, यूएसए, यहाँ पर ये 3 कंट्रीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करती हैं। अब बात करते हैं भारत की स्पेसिफिकली, तो इंडिया की अगर हम लोग देखें तो इंडिया में कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें आ जाता है गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये यहाँ पर आपको टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स देखने को मिलते हैं जो कि कॉटन का प्रोडक्शन करते हैं। कॉटन की अलग अलग प्रजातियाँ हैं इस फसल की, ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पर 4 अलग अलग कॉटन की स्पीशीज़ न्यूज़ में रहती हैं, तो वो चारों स्पीशी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। एक का नाम है गॉसिपियम आर्बोरियम, दूसरा है जी हार्बेशियम, तीसरा है जी हर्षतम और चौथा है जी बारबाडेंस। आपको ये चारों नाम दिए जा सकते हैं, ऑप्शन के अंदर पूछा जा सकता है ये क्या है, फिर नीचे कुछ भी दिया जा सकता है। तो ध्यान रखना ये कॉटन की स्पीशीज़ हैं। तो ये जो गॉसिपम आर्बोरियम और जी हार्बेशियम है, यानी कि जो आगे की दो है ना, ये इसको हम लोग ओल्ड वर्ल्ड कॉटन के नाम से जानते हैं या फिर एशियाटिक कॉटन के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी जो पीछे वाली 2 कॉटन है, जी हिर्सतम और जी बारबाडेंस, इसको अमेरिकन कॉटन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मतलब इसमें जो जी हिर्सतम है ये अमेरिकन कॉटन है, और जो जी बारबाडेंस है वो एक इजिप्टियन कॉटन है। ये कॉटन के अलग अलग स्पीशीज़ के बारे में आप लोगों ने यहाँ पर अच्छे से जान लिया है। बीटी कॉटन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब इस पूरे कॉटन इंडस्ट्री को देखने के लिए हमारे पास में एक बॉडी है जिसको हम लोग सीसीआई के नाम से जानते हैं। ये कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं है, ये है कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बनाया गया था 1970 में, ठीक है ना। ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर में आता है, और इसका हेडक्वार्टर आपको सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई के अंदर देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि आपको पता होगा टी बोर्ड को लेकर, कॉफ़ी बोर्ड को लेकर इनके हेडक्वार्टर्स पूछे गए हैं बहुत बार। तो यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर ध्यान रखना, नवी मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। इस बॉडी का मेजर काम क्या है? इस बॉडी का मेजर काम है कि हमारा जो मार्केट है कॉटन का उसको अच्छे से देखना, उसके मार्केट प्राइसेस को मैनेज करना, वो सारा काम यहाँ पर ये बॉडी करती है। ये बात क्लियर हो गई, ठीक है ना। तो इतना डेटा आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आर्टिकल, एक और छोटा सा आर्टिकल यहाँ पर नीचे दिया गया है। यहाँ पर कुछ खास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, कुछ काम की चीज़ें निकालने की कोशिश करता हूँ। बात यहाँ पर की जा रही है, ऑयल स्लम्स मोर देन 3% ऑन रशियन ऑयल प्राइस कैप टॉक। मतलब जो ऑयल प्राइसेस है ना, ये कल के दिन थोड़े से कम हो गए। ऑयल प्राइसेस जो है ना इंटरनेशनल लेवल पर, वो $2 बैरल कम हुआ है, ऐसा यहाँ पर बोला गया। $2 पर बैरल से भी थोड़ा सा कम, तो मतलब जो पैसों की गिरावट है वो यहाँ पर इन बैरल्स के ऊपर देखने को मिली थी कल के दिन इन मार्केट के अंदर, वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ऑब्वियस ही बात है, ये ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, तो इस प्रकार की चीज़ें नज़र आती हैं। लेकिन करना क्या है, ये नहीं पढ़ना है। पढ़ना क्या है, देखो ऑब्वियस सी बात है, जहाँ ये जो तेल की बात की जा रही है, ये कौन सा तेल है? ये ब्रेंट क्रूड ऑयल है। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ब्रेंट क्रूड तेल की बात की जा रही है, जिसका दाम यहाँ पर कल काफ़ी ज़्यादा डाउन हुआ, थोड़ा सा यहाँ पर ये गिर गया था। $3 पर बैरल के हिसाब से यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो गिर गया था, ऐसा आप कह सकते हो। तो वही यहाँ पे पढ़ना है। अब जैसे ब्रेंट क्रूड न्यूज़ में है, तो ब्रेंट क्रूड क्या है ये आपने पढ़ लेना है। सवाल बन सकता है, पहले भी बना है। जब हम लोग बात करते हैं कच्चे तेल की, तो भारत सबसे ज़्यादा ब्रेंट वाला ही मंगाता है। हम लोग भी यहाँ पर यही वाला कच्चा तेल सबसे ज़्यादा मंगाते हैं। वैसे 2 प्रकार के कच्चे तेल होते हैं, एक होता है ब्रेंट वाला, ब्रेंट क्रूड ऑयल, और दूसरा आता है WTI, ठीक है ना। WTI मतलब वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वाला।
दो प्रकार के तेल होते हैं। आप दोनों का ऑरिजिन डिस्कस करते हैं, यानी कि कहाँ से निकाले जाते हैं। जब बात करते हैं ब्रेंट क्रूड की, तो ब्रेंट क्रूड कहाँ कहाँ से निकाला जाता है? तो ब्रेंट क्रूड बेसिकली यहाँ पर डायरेक्टली ऑयल फील्ड से ओरिजिनेट होता है। खासकर इसकी ऑयल फील्ड कहाँ पर है? नॉर्थ सी में। नॉर्थ सी ऊपर जो आपको यहाँ पर समुद्र देखने को मिलेगा, यहाँ पे रशिया की बात की जा रही है, रशिया भी यहाँ पर ऑयल का प्रोडक्शन करता है। कौन सा? ब्रेंट क्रूड वाला। तो नॉर्थ सी में यहाँ पर ओरिजिनेट होता है। कहाँ कहाँ पर? नॉर्वे और शेटलैंड आइलैंड के बीच में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपको ब्रेंट क्रूड देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जो ये अरब नेशंस हैं, ये भी यहाँ पर ब्रेंट क्रूड का, इसी वाले कच्चे तेल का प्रोडक्शन करते हैं। तो इसका ओरिजिन समझ में आया। दूसरा यहाँ पर जो है WTI वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, ये कहाँ से आता है? तो नाम से पता चल रहा है यहाँ पर टेक्सास लगा हुआ है। टेक्सास यहाँ पर US का एक स्टेट है, अमेरिका का। तो यहाँ पर ये अमेरिका की ऑयल फील्ड से निकल कर आता है, ठीक है ना। तो टेक्सास, लुइसियाना, नॉर्थ डकोटा, ये कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर इस WTI का प्रोडक्शन होता है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल कहाँ से ओरिजिनेट है? नॉर्थ सी से निकलता है। और वेस्ट WTI जो है ना, ये यहाँ पर US के ऑयल फील्ड से हम लोग को मिलता है, ठीक है ना। ये आपने यहाँ पर समझा। अब इन दोनों के बारे में बात करें, इनकी प्राइसिंग की अगर हम लोग बात करें, तो आपको देखने को मिलेगा जो WTI है ना, वो इंडिया को थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, जबकि ब्रेंट क्रूड वाला ज़्यादा महंगा पड़ता नहीं है। इसके पीछे का रीज़न क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो WTI क्यों है महंगा? WTI इसलिए महंगा है क्योंकि ये लैंडलॉक एरिया से निकाला जाता है। कुछ ऐसे एरिया से निकाला जाता है जहाँ पे आसपास समुद्र है ही नहीं, वहाँ से तेल को निकाला, फिर उसके बाद इसको बंदरगाह तक पहुँचाया, उसका जहाज़ के अंदर लोड किया, फिर उसके बाद दूसरे देश में भेजा, तो उसमें खर्चा बढ़ जाता है। जबकि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल होता है, ये ब्रेंट क्रूड डायरेक्टली यहाँ पे समुद्र से निकाला जाता है। इसको समुद्र के पास से निकाला जाता है, डायरेक्टली वहाँ से निकाला, जहाज़ में डाला, बेच दिया। तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो यहाँ पर नहीं लगता है। तो ब्रेंट क्रूड थोड़ा सा यहाँ पर सस्ता पड़ जाता है, आप ऐसा कह सकते हो। इंडिया भी ढेर सारा ब्रेंट क्रूड वाला जो तेल है वो मंगाता है, ये बात आपने यहाँ पर क्लियर कर लेनी है, ठीक है ना। इंडिया यहाँ पर डायरेक्टली, खासकर जो ओपेक कंट्रीज़ हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज़ हैं ना, इनसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ ही यहाँ पर ओपेक कंट्री के अंदर आती हैं। इनसे सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पर ब्रेंट क्रूड को परचेज़ करते हैं। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। क्लियर हो गया? तो इतनी सारी बातें क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपने देखना होगा, क्वेश्चन बन रहे हैं। UPSC ने साल 2008 में सवाल पूछा। सवाल यहाँ पर किस चीज़ को लेकर था? बैरल को लेकर। हाउ मच इज़ 1 बैरल ऑफ ऑयल अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, यानी जो एक बैरल तेल होता है ना, वो कितना लीटर होता है, आपसे ये पूछा गया। क्योंकि यहाँ पे हम बैरल की चर्चा कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर लीटर पीटर नहीं चलता है, बैरल चलता है। तो एक बैरल मतलब इस बैरल, इतने बैरल का पैसा बढ़ गया, घट गया। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे $2 पर बैरल यहाँ पर कम हुआ, एक बैरल पे $2 यहाँ पर कम होता हुआ नज़र आया था। तो ये जो बैरल है बेसिकली ये होता क्या है? देखो, एक बैरल के अंदर कितने लीटर होता है, आपसे सवाल पूछा गया। ऑप्शन है 131 लीटर, 159, 257, 321। हाँ, कई लोगों के मन में आ रहा होगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो। ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर। तो 159 लीटर जो है ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल 2008 में पूछा गया था। उसके बाद 2011 में अगेन एक और सवाल पूछा गया, किस चीज़ को लेकर? ऑयल प्राइसेस को लेकर। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा ब्रेंट क्रूड के बारे में। जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, ये लगातार न्यूज़ में देखने को मिलता है। ये जो टर्म है ब्रेंट क्रूड ऑयल, इसको लेकर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। बताना यह है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ब्रेंट क्रूड बेसिकली क्या है? ये एक क्रूड, एक कच्चा तेल है, मतलब कच्चे तेल के अंदर आता है ये। हाँ सही बात है, अभी हमने पढ़ा कच्चा तेल ही, ऑब्वियस ही बात है। दूसरा, ये नॉर्थ सी से निकलता है। क्या ये सही बात है? कहोगे हाँ अभी हमने पढ़ा था, चलो सही है। तीसरा, इट डज़ नॉट कंटेन सल्फर, इसके अंदर सल्फर नहीं होता है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, इसके अंदर आपको सल्फर देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसके अंदर सल्फर काफ़ी ज़्यादा होता है, और जो WTI होता है उसके अंदर सल्फर थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पर इट डज़ नॉट कंटेन सल्फर, ये गलत है, इसके अंदर सल्फर पाया जाता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका वो सही आंसर हो जाएगा, 1 और 2। थर्ड वाला गलत हो गया, 1 और 2 सही हो गया। तो आपको कोई सल्फर वाली बात आपने बताई नहीं है, बताना भूल गया हूँ मैंने, शायद ऊपर खींच दिया इसको। तो सल्फर वाली बात वैसे मैंने यहाँ पर इस पूरे पॉइंट के अंदर मैंशन कर रखी है। कहाँ गया? एक सेकेंड रुक जाओ यार, मैंने यहाँ पर कहीं सल्फ़र वाली बात लिखी तो है, हाँ ये लिखी है। देखो, जो WTI होता है इसके अंदर लोअर सल्फ़र कंटेंट होता है, सल्फ़र इसके अंदर कम होता है। ब्रेंट जो होता है इसके अंदर सल्फ़र थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता रखी है, तो इसमें लिखा हुआ है, वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हो, उसके हिसाब से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ। तो एडिटोरियल डिस्कशन में हमारे पास में केवल 2 काम के आर्टिकल्स मिलते हैं। एक हमारे पास में इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल है, और दूसरा यहाँ पर ये द हिंदू का ही है। दोनों को ही डिस्कस करेंगे डिटेल से, क्योंकि आपको एडिटोरियल को डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी हो जाता है। आपको इंडियन एक्सप्रेस का भी पढ़ना पड़ेगा, और इधर जो अच्छा मिले, जहाँ से मिले वो पढ़ना पड़ेगा,
ठीक है ना। एडिटोरियल पे जोर दिया करो, लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल ज़्यादा जोर दिया जाए, क्योंकि ये ओपिनियन बेस्ड आर्टिकल्स होते हैं, यहाँ पे आपको ओपिनियन मिलते हैं और इसकी टेंशन मत लिया करो। जब भी ओपिनियन बहुत अच्छे आते हैं मैं आर्टिकल्स पढ़ लेता हूँ, जब भी ओपिनियन बहुत अच्छे होते हैं तो मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। जैसा कल था और परसों मैंने सारे ओपिनियंस अच्छे थे तो सारे ओपिनियन शेयर करे थे, सारे एडिटोरियल डिस्कस किए थे। जब सब इंपॉर्टेंट हो गए तो सब डिस्कस किए जाएंगे, जब एक आध इंपॉर्टेंट होगा तो वैसे रोज़ाना एक आध दो ही होते हैं इंपॉर्टेंट, वैसे मैं दूसरे आर्टिकल भी ले लेता हूँ, इंडियन एक्सप्रेस के भी ले लेता हूँ, तो वहाँ से कवर हो जाता है चीज़ें, ठीक है ना। जैसे इंडियन एक्सप्रेस का आज बहुत अच्छा आर्टिकल है अंडमान निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट को लेकर, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है उसकी, तो वो एक अच्छा एडिटोरियल आया है, मतलब टाइम पर काम का एडिटोरियल आया है। वैसे यहाँ पर एक आर्टिकल ये है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम को लेकर, यहाँ पर राइटर ने लिखा हुआ है। तो शुभजीत चट्टोपाध्याय साहब हैं, इन्होंने यहाँ पर इंडिया की माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं वो बताया है। भारत के अंदर कुपोषण वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, भुखमरी वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, उसको लेकर उन्होंने आर्टिकल लिखा है, समझेंगे इनके पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आपको पता होगा हमेशा हम लोग एडिटोरियल डिस्कशन से पहले एक मेंस का प्रश्न लेते हैं, तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है इसको देख लेते हैं। तो आज का मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा रेलिवेंट है, आपको सभी को यह अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज़ द स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ अंडमान निकोबार फॉर इंडिया। अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ना, इसका स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है। साथ ही साथ में आपको डिस्कस करना है कुछ एनवायरमेंटल और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस, यानी कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है ये भारत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ये समझा। दूसरे पार्ट में बोलता है कि आपको डिस्कस करना है कि ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये ढेर सारे एनवायरमेंट और जियोपॉलिटिकल चैलेंजेस को फेस कर रहा है, तो वो चैलेंजेस क्या है वो भी यहाँ पर डिस्कस करना है। 250 शब्दों में आपको ये आंसर लिखना है और आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन मेंस आंसर राइटिंग, फुल फॉर्म लिखना। आपको मेरा चैनल मिलेगा, लगभग 39,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं, डेली आंसर्स लिख रहे हैं, आप भी आंसर्स लिखना। और एक काम और करना, एटलीस्ट सभी लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू कर लेना। जब आप सब लोग दो दो आंसर्स को रिव्यू करोगे तो आपके पास में कुछ अच्छे पॉइंट्स मिल पाएंगे और सामने वाले को भी आप क्या कर सकोगे, उनकी अगर आंसर में कोई मिस्टेक होगी तो उसको बता सकोगे, ठीक है ना। चलो आते हैं, तो पहले हम लोग यही अंडमान निकोबार आइलैंड वाला जो एडिटोरियल है वो डिस्कस कर लेते हैं। नाउ आ चुके हम लोग इंडियन एक्सप्रेस पर। तो इंडियन एक्सप्रेस पर आप देखोगे एक्सप्लेन सेक्शन पर एक एडिटोरियल आया है, किस चीज़ को लेकर, डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट निकोबार एंड स्ट्रेटेजिक इंपेरेटिव एंड इकोलॉजिकल कंसर्न्स के बारे में। इन्होंने बताया है कि जो ग्रेट निकोबार का डेवलपमेंट है उसके बारे में, डायरेक्टली यहाँ पर इसका इंपॉर्टेंस, इकोलॉजिकल कंसर्न्स क्या हैं, वो चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो आपको पता होगा एडिटोरियल के रिगार्डिंग जो काम किए होते हैं उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ, तो डायरेक्टली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ में हम डिस्कशन करेंगे। तो करना क्या है, स्क्रीन पर नीचे देखना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर नीचे की साइड में मिलने वाली है। तो डेवलपमेंटल नीड्स ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड आपको पता है इंडिया का मैप हुआ, नीचे आपको यहाँ पर ये इधर की साइड में अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखने को मिल जाते हैं इंडियन ओशन के अंदर, ठीक है ना। आज मैं थोड़ा पिक्चर का इस्तेमाल कम कर रहा हूँ, वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बताता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर आप देखोगे ना इंडिया का मैप ऐसे हुआ, इधर यहाँ पर श्रीलंका हुआ, उसके बाद इधर की साइड में थोड़ा सा इधर आपको ये अंडमान आइलैंड देखने को मिल जाएंगे, नीचे आपको निकोबार आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। अंडमान निकोबार के बीच में 10 डिग्री का जो चैनल है वो होता है, ये चैनल जो है इन दोनों आइलैंड्स को सेपरेट करता है। तो अंडमान निकोबार आइलैंड यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, मैप मैंने ऐसे ही बता दिया। अब अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो इंडियन ओशन में स्थित है और ये कोई एक आइलैंड नहीं है, यहाँ पर ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, लगभग 572 छोटे छोटे आइलैंड्स का ये पूरा ग्रुप है, उसकी मदद से यहाँ पर ये अंडमान निकोबार कहलाता है। ये आइलैंड जस्ट बिल्कुल इंडोनेशिया और थाईलैंड के पास में ही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया जो लोकेशन है ना अंडमान निकोबार की, इसके जस्ट पास में नीचे ही आपको थाईलैंड और इंडोनेशिया भी देखने को मिलता है। बाकी इसका स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका जो इंपॉर्टेंस है ना वो बहुत ज़्यादा है, खासकर भारत की सिक्योरिटी के लिए, एनवायरमेंट पर्सपेक्टिव से भी। पिछले कुछ समय पर हमने ये देखा है कि इन आइलैंड्स पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, यानी यहाँ का जो एनवायरमेंट है ना वो लगातार ख़त्म होता चला जा रहा है और उसके पीछे का रीज़न है ह्यूमन एक्टिविटीज़। तो कहीं ना कहीं उसको सही करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा यहाँ पर राइटर बोलते हैं। तो ये जो चिंता वाली बात है ना, इसको यहाँ पर हम लोगों को दूर करना होगा, इस चिंता को दूर करना होगा। हम लोग आज के समय पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं वहाँ पे डेवलपमेंट की तरफ। देखो डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट भी इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, बट डेवलपमेंट कुछ इस प्रकार से हो रहा है कि वहाँ का एनवायरमेंट डैमेज हो रहा है, तो ऐसा डेवलपमेंट कुछ ज़्यादा फ़ायदे लेकर आएगा नहीं, वो यहाँ पर राइटर कहने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं राइटर मेन पॉइंट के ऊपर कि अंडमान निकोबार आइलैंड का जो इंपॉर्टेंस है भारत के लिए वो आखिरकार क्या है। इंपॉर्टेंस को समझते हैं। नंबर 1 पॉइंट, अंडमान निकोबार आइलैंड ट्रेजर ऑफ ट्राइब्स है,
यहाँ भी मतलब आपको बहुत सारे अलग अलग ट्राइबल पीपल देखने को मिलते हैं, अलग अलग आपको यहाँ पर जनजातियाँ देखने को मिलती हैं, उनकी कम्युनिटी देखने को मिलती हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे तो लगभग अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर टोटल 5 पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स भी आते हैं, पीवीटीजीज जिसको हम लोग बोलते हैं। पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स वो ट्राइबल ग्रुप है जिनकी संख्या लगातार कम हो रही है। और अच्छा, वैसे भारत के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स हैं ऐसे जो पीवीटीजी के अंदर आते हैं, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में वो नंबर बताओ। तो अभी इनमें से 5 नंबर मतलब 5 जो पीवीटीजीज हैं वो अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देखने को मिलते हैं, जिसमें से नाम अलग अलग देखने को मिलेगा। ग्रेट अंडमानीज हो गए, चारवाज हो गए, ओंगेस हो गया, शोम्पन ट्राइब हो गया, नॉर्थ सेंटिनलीज हो गए। तो ये 5 प्रकार के अलग अलग यहाँ पर ट्राइब हैं जो कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप हैं, और ये कहीं ना कहीं अंडमान निकोबार आइलैंड में पाई जाती हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस ये हो गया। दूसरा, हम लोग ये देख पा रहे हैं पिछले कुछ समय पर बहुत सारे डेवलपमेंट प्लान्स यहाँ पे चलाए जा रहे हैं। देखो, जापान ने यहाँ पर ढेर सारा इन्वेस्टमेंट किया है। जापान का ओवरसीज डेवलपमेंट असिस्टेंस देखने को मिलेगा। जापान ने रिसेंटली 265 करोड़ रुपए का जो पैसा है यूएस डॉलर का बेसिकली वो अप्रूव किया है। ये जो पैसा है ना, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड के डेवलपमेंट के ऊपर, इसके विकास के ऊपर लगाया जाएगा। तो ये अप्रूवल दिया गया था जापान के थ्रू साल 2021 में। ऐसे यहाँ पर नीति आयोग ने यहाँ पर एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया है पूरे निकोबार आइलैंड के लिए। अंडमान के नीचे निकोबार है, तो निकोबार आइलैंड के लिए एक प्रोजेक्ट डिस्कस किया हुआ है। उस प्रोजेक्ट के अंदर बोला जा रहा है कि निकोबार आइलैंड पर हम इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाएंगे, है ना, एयरपोर्ट बनाएंगे, पावर प्लांट बनाएंगे, टाउनशिप बनाएंगे। पूरी तरह से इतना सारा पैसा खर्च करके लगभग 72,000 करोड़ रुपए खर्च कर ये डेवलपमेंट किया जाएगा। ऐसा नीति आयोग ने यहाँ पर ऑलरेडी बता दिया है। नीति आयोग का जो प्रपोजल है ना अंडमान के लिए, ये अलग है, निकोबार के लिए अलग है। निकोबार में किस प्रकार से खर्चा करने वाले हैं, क्या क्या बनाने वाले हैं, अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया। उसी प्रकार से अंडमान की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर नया ग्रीन फील्ड कोस्टल सिटी को बनाने के बारे में चर्चा की जा रही है। इसको एक ऐसा शहर बना देंगे जो कि सिंगापुर और हांगकांग को टक्कर देगा। तो उसके लिए ढेर सारा पैसा भी खर्चना पड़ेगा, बिल्कुल खर्चा जाएगा। ढेर सारा यहाँ पर पॉल्यूशन भी होगा, बिल्कुल होगा। ढेर सारा एनवायरमेंट डैमेज होगा, वो भी होगा। तो वो चीज़ यहाँ पर राइटर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है अंडमान निकोबार आइलैंड का, वो तो आपने समझ लिया। क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो आपने समझ लिया। अब राइटर बोलते हैं कि अब आते हैं हम लोग सर चैलेंजेस के ऊपर, कि क्या क्या परेशानियां अंडमान निकोबार आइलैंड्स फेस कर रहे हैं। सबसे पहला परेशानी देखो, आज के समय पर सबसे बड़ा चैलेंज जो इन आइलैंड्स पर देखने को मिलता है वो है इलीगल माइग्रेशन और स्मगलिंग। ये आइलैंड्स कहीं ना कहीं ढेर सारी चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं। होता यहाँ पर यह इलीगल माइग्रेशन होता है, खासकर बे ऑफ बंगाल से ढेर सारे जो लोग हैं ना, वो यहाँ पर इलीगल अवैध तरीके से माइग्रेट कर जाते हैं, यहाँ पर जाके रह रहे होते हैं। साथ ही साथ में जो हमारा मैरिन रिसोर्सेज हैं, यानी कि वहाँ पे समुद्र में जो अलग अलग जानवर पाए जाते हैं उनकी हंटिंग की जाती है, उनकी पोचिंग की जाती है, इंटरनेशनल लेवल पर व्यापार किया जाता है। जो ड्रग्स की स्मगलिंग होती है वो भी यहाँ पर हो जाती है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो पहली प्रॉब्लम तो अंडमान निकोबार आइलैंड से संबंधित ये देखने को मिलती है। दूसरी प्रॉब्लम या दूसरा चैलेंज है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। अंडमान निकोबार बेसिकली एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन है, बहुत सारे लोग यहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं, है ना। और इसके चक्कर में यहाँ पर आप देखोगे तो बहुत सारे यहाँ पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स अभी के समय पर स्टार्ट किया गया कि वहाँ को और ज़्यादा डेवलप किया जाए। लेकिन आप ये देखोगे कि अगर वहाँ पे आप डेवलपमेंट करोगे ताकि टूरिस्ट अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़े, लोग और ज़्यादा घूमने जाएं, तो इससे कहीं ना कहीं वहाँ का जो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी है ये ख़त्म होगी। जो आपका एनवायरनमेंट है वो आपको पेड़ों की कटाई वटाई करने के बाद में वहाँ पे होटल्स वगैरह ये सारी चीज़ें डेवलप करनी पड़ेंगी। तो एक तरफ यहाँ पे आपको जो आपका एनवायरनमेंट है वो थोड़ा सा ख़त्म करना होगा, उसके बाद यहाँ पर डेवलपमेंट होगा। तो वही बात बताई जा रही है कि इस प्रकार की चैलेंज आज के समय पर अंडमान निकोबार फेस कर रहा है। ये हो गया दूसरा चैलेंज। जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हो रही हैं ना वहाँ पर, ये कहीं ना कहीं उस एरिया के आसपास जो कोरल रीफ है, रंग बिरंगी जो जीव होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, उसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है। साथ ही साथ में यहाँ पर आप देखोगे ओशियन के ऊपर इम्पैक्ट डाल रहा है, वहाँ के जो वाटर है उसको भी पल्यूट कर रही है एनवायरमेंट एक्टिविटीज़, ऐसा यहाँ पर बताया गया। फिर उसके बाद में इस चैलेंज के बाद में एक और चैलेंज राइटर बोलते हैं वो है जियोलॉजिकल वॉलेटिलिटी। जियोलॉजिकल वॉलेटिलिटी का मतलब यहाँ पर यह है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है ना, ये एक ऐसी जगह पे स्थित है जहाँ पर सेस्मिकली हाई एक्टिव जोन है। वो सेस्मिकली हाई एक्टिव जोन मतलब वहाँ पे आप देखोगे जो झटके हैं भूकंप के वो हमेशा महसूस करने पड़ते हैं, मतलब महसूस होते रहते हैं। तो ये एरिया एक ऐसा एरिया जहाँ पे बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, सेस्मिक एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती रहती हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पे टकराती रहती हैं। फॉर इंस्टेंस अगर हम लोग बात करें तो साल 2004 में एक खतरनाक भूकंप आया था, उसके बाद सुनामी आई थी, इसने पूरी तरह से आइलैंड तबाह कर दिया था। हालांकि धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें वापस से रिवाइव हो गई हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद निकोबार जो आइलैंड्स आपको देखने को मिलेगा,
ये निकोबार आइलैंड लगभग अपनी बहुत सारी जनसंख्या खो गया था, ऐसा आप कह सकते हो। इसने बहुत सारी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी इसकी, इस नेचुरल डिज़ास्टर की वजह से, भूकंप की वजह से, बाढ़ की वजह से, ऐसा आप कह सकते हो। और इनसे हो क्या रहा है यहाँ पर, अभी आप देखोगे ना तो जो नेचुरल डिज़ास्टर आते हैं, मान लो भूकंप, बाढ़ वगैरह, जो सुनामी आई, बाढ़ आया, तो इससे बहुत सारे पेड़ वगैरह डैमेज हो जाते हैं। खासकर जो मैंग्रोव्स हैं, मैंग्रोव वो वाले पेड़ होते हैं जो कि कोस्टल एरिया यानी तट पर स्थित होते हैं, आधे पानी के अंदर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये जो पेड़ हैं ये भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गए थे, ऐसा यहाँ पे बोला गया। तो नेचुरल डिज़ास्टर कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम डालता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी एक चैलेंज है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड फेस कर रहे हैं। उसके बाद में एक और चैलेंज आता है, वो है जियोपॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, यानी कि जो चाइना है, चाइना का अपना प्रेजेंस लगातार बढ़ा रहा है। मैंने आपको बताया कि जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो इंडियन ओशन में देखने को मिलेगा यहाँ पर, और चाइना लगातार यहाँ पर पूरे इंडियन ओशन के अंदर अपने पैर पसार रहा है। इनफैक्ट बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका के अंदर जो हम्बनतोता पोर्ट है, यानी अंडमान निकोबार आइलैंड के जस्ट पास में ही हम्बनतोता पोर्ट जो है ना, इसको चाइना ने लीज पर ले लिया है 99 ईयर्स के लिए। उस हम्बनतोता पोर्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया, रेंट पर ले रखा है 99 ईयर्स के लिए। उसके आसपास के और भी जो कंट्रीज़ हैं ना, उनके अंदर चाइना लगातार इन्वेस्टमेंट करता जा रहा है, वहाँ पे अपने पैर पसार रहा है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए काफ़ी खतरा बन सकता है। तो एक जियो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी क्रिएट हो रही है। इसकी वजह से हम लोगों को ज़रूरत है कि हम यहाँ पे अपने अंडमान निकोबार आइलैंड के अंदर एक सिक्योरिटी को बनाकर रख सकें, ठीक है ना। फिर उसके बाद में एक और चैलेंज यहाँ पर ये एरिया फेस कर रहा है, वो है एंक्रोचमेंट इन ट्राइबल स्पेस, यानी कि जो पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, मैंने आपको बताया 5 प्रकार की ट्राइब्स यहाँ पर पीवीटीजी वाली पाई जाती हैं। ये लोग बहुत प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, उस डेवलपमेंट के नाम पर इनको हटाया जा रहा है, अलग अलग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, और उनकी मदद से यहाँ पर इनका प्रॉपरली जो डेवलपमेंट है, इन लोगों का डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। उन ट्राइबल पीपल को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम बन जाती है। ये कुछ चैलेंजेस हैं जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड फेस कर रहे हैं। ये बात आपको क्लियर हो गई। आगे आते हैं उसके बाद, अब राइटर बोलते हैं व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। आखिरकार यहाँ पर इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, तो इसका सोल्यूशन होगा सस्टेनेबल आइलैंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क, यानी कि आपके पास में जो एक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आप लगा रहे हो ना, ठीक है, हर एक एरिया के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आप वहाँ पे डेवलपमेंट करो, विकास करो, बिल्कुल वहाँ पे लोगों का टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ेगा, उससे इकोनॉमी जनरेट होगी, सब कुछ होगा, डोंट वरी, मतलब अच्छी बात है ये। लेकिन आपको ध्यान में ये भी रखना होगा कि आपका डेवलपमेंट वहाँ के एनवायरनमेंट को नुकसान तो ना करे, वहाँ के इकोसिस्टम को तो बर्बाद ना करे। इस चीज़ का आपको ध्यान में रखना होगा। और वो कैसे कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर उसके लिए एक एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट को लेकर चलना होगा। यानी कि प्रोजेक्ट लगाने से पहले, जहाँ पे भी आप कोई डेवलपमेंट करने वाले हो, यहाँ पे एक बड़ा पावर प्लांट लगाने वाले हो, टावर लगाने वाले हो, तो लगाने का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, उसके आसपास एरियाज़ क्या पड़ेंगे, वहाँ पर कितने जानवर हैं, इस चीज़ को देखना होगा। अगर कुछ ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है, ज़्यादा कुछ खराबी हो रही है, ज़्यादा एनवायरनमेंट डैमेज हो रहा है, तो आपको वो रोकना होगा। तो ये काम यहाँ पर किया जा सकता है ना। दूसरा यहाँ पर है मास्टर प्लान फॉर कम्युनिटी डेवलपमेंट, यानी कि जो भी हमारे लॉज हैं, जो भी हमारे कानून हैं, इन सबको और ज़्यादा मजबूत करना होगा, ताकि हम वहाँ की जो कम्युनिटी है, इंडिजिनस कम्युनिटी, मैंने आपको बताया अलग अलग ट्राइब्स पाई जाती हैं, तो उन कम्युनिटीज़ को हम लोग वहाँ पर एक प्रोटेक्शन दे सकें। उनके लिए एक रिहैबिलिटेशन प्लान को चलाना होगा, उनके लिए यहाँ पर एक डेवलपमेंट को करना होगा, ताकि मान लो कोई डिज़ास्टर आया, कोई कैलेमिटी आई, तो वहाँ पर उनको सपोर्ट किया जा सके। उनके ऊपर, उन लोगों के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। तीसरा यहाँ पर डेवलपिंग आइलैंड सिक्योरिटी मॉडल। देखो मैंने आपको बताया चाइना का प्रेजेंस लगातार अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास बढ़ रहा है, तो हमें यहाँ पर ज़रूरत है कि हम लोग थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करें, और पैसा इन्वेस्ट करने के बाद में जो वहाँ पे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उसको लेकर आएँ, और उन टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से उस आइलैंड की सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ाया जाए। कोई दूसरा व्यक्ति घुस कर ना बैठे, या फिर वहाँ पर जाँच पड़ताल कर रहा हो, या फिर हमारे एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा हो, पानी के अंदर ज़्यादा शिकार कर रहा हो। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर नोटिस की जाएँ, और हम अपने आइलैंड को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा सकें। ये यहाँ पे काम कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे अंडमान निकोबार पर आपको डेवलपमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस एरिया को डिजिटाइज़ करना होगा। जैसे भारत के अंदर डिजिटाइजेशन हुआ है, अब वो कैसे होगा, तब आप, जब आपके पास इंटरनेट होगा, तब डिजिटाइजेशन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। तो आपको करना क्या होगा, यहाँ पर लिंकिंग प्रोजेक्ट चलाने होंगे, और इसके लिए आपको पता होगा कि ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जा रहा है। तो यहाँ पे एक ऑप्टिकल फाइबर केबल होगा, यानी इंटरनेट का केबल होगा, जो कि समुद्र के अंदर से ले जाया जाएगा और अंडमान निकोबार आइलैंड पे कनेक्ट किया जाएगा। और इससे क्या होगा, वहाँ पे एक बेटर कनेक्टिविटी होगी, इंटरनेट आएगा, और इंटरनेट से वहाँ पे ऑनलाइन एजुकेशन मिलेगी, टेलीमेडिसिन होगा, बैंकिंग, ऑनलाइन ट्रेडिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ उस एरिया में पहुँच पाएंगी। ये बात क्लियर हो गई। थोड़ा जल्दी डिस्कस किया है, वीडियो को आप चाहो तो थोड़ा सा स्लो करके भी इसको समझ सकते हो, है ना। तो ये था पर्टिकुलर एडिटोरियल, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे।
इनफैक्ट यूपीएससी ने काफ़ी सारे सवाल भी पूछे हुए हैं इस आर्टिकल से रिलेटेड। जैसे साल 2015 का यहाँ पर एक सवाल है यूपीएससी पीवाईक्यू का, प्रीवियस ईयर का है। क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि इनमें से कौन से एरिया ऐसा है जहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट, ये सभी प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर डी, अंडमान निकोबार आइलैंड। यहाँ पर तीनों प्रकार के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे। दूसरा यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय 10 डिग्री चैनल। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच में से 10 डिग्री चैनल निकलता है। इन 10 डिग्री चैनल के माध्यम से अंडमान निकोबार सेपरेट हो जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, अंडमान निकोबार। इसी प्रकार से यहाँ पर साल 2009 में एक और सवाल पूछा गया था, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द शोम्पन ट्राइब फाउंड। शोम्पन ट्राइब कहाँ पर मिलती है, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, याद आ रहा होगा। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, निकोबार आइलैंड के अंदर शोम्पन ट्राइब पाई जाती है। ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई। चलो आते हैं उसके बाद यहाँ पर हम लोग, अच्छा ये डिस्कस कर चुके हैं, दूसरे एडिटोरियल की तरफ। जो अगला एडिटोरियल है वो आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगा। शुभजीत चट्टोपाध्याय साहब ने लिखा है। अब इन्होंने बात करी है इंडिया के माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के बारे में। क्या इस एडिटोरियल को हम कल डिस्कस करें क्योंकि ऑलरेडी टाइम और ज़्यादा हो चुका है, 1 घंटा 15 मिनट का वीडियो हो चुका है। मैंने आप लोगों से प्रॉमिस कर रखा है कि 8:40 तक वीडियो अपलोड कर देंगे, तो 8:20 ऑलरेडी हो चुके हैं। तो कल पक्का मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ। देखो कल फ्राइडे है ना, और फ्राइडे में होता यहाँ पर यह है कि आर्टिकल ऑलरेडी कम आते हैं, एडिटोरियल्स कम आते हैं। तो एडिटोरियल मैं आपके साथ में कल ही डिस्कस कर लूँगा। इसमें कोई भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन, मतलब अच्छी खासी है इन्फॉर्मेशन, वैसे कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आप लोग अगर खुद पढ़ोगे तो ना समझ में आए। बहुत आसान एडिटोरियल है, कुछ भी खास बात नहीं है। यहाँ पर माल न्यूट्रिशन प्रॉब्लम के बारे में बताई गई है। भारत के अंदर जो कुपोषण वाली प्रॉब्लम है ना, इससे कैसे लड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में जो भी स्कीम्स है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रही हैं, उन स्कीम को सुधारने की ज़रूरत है। ये मैंने आपको 3 पॉइंट के अंदर बिल्कुल क्रक्स बताया। तो कल मैं आपके साथ में ये पर्टिकुलर एडिटोरियल डिस्कस करूँगा, डोंट वरी, प्रॉमिस करता हूँ कल आपके साथ में डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक है ना। तो आज क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लेट हो चुका है यार, खुद यहाँ पर मुझे अजीब सा लग रहा है कि मैंने 8:40 बोल रखा है और टाइम पर फिर ये आएगा नहीं। ठीक है ना। तो ये आर्टिकल डिस्कस कर लिया जाएगा, डोंट वरी। आर्टिकल जो आपका छूटता है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ, पहले भी डिस्कस किए हुए। एक एडिटोरियल आपका और रह जा रहा है, मुझे पता है, उसके बारे में याद है, वो संडे में डिस्कस कर लेंगे, उसको संडे के स्लॉट के लिए कवर कर रखा है। बाकी ये वाला जो है ये कल ही डिस्कस कर लूँगा। और इसके बाद एक और आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, है ना, इसको हमने अभी डिस्कस नहीं किया है, मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेटमेंट दिया है, क्या स्टेटमेंट दिया है कि जो इलेक्शन कमिश्नर हैं शुडेंट बी येस मैन। मतलब इलेक्शन कमिश्नर जो है ना वो एक इंडिपेंडेंट होना चाहिए, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होना चाहिए इलेक्शन कमिश्नर। उसके ऊपर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए। उसका जो अपॉइंटमेंट है वो बेसिकली एक कॉलेजियम के माध्यम से हो, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और ऑपोजिशन पार्टी के लीडर्स हों, सब मिलकर चूज़ करें। उसको यहाँ पे पावर्स दी जाए, खुद वहाँ पे वो लॉज बना पाए, खुद कानून बना पाए। तो ये बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोली है। अब सिर्फ बोली है, इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना। तो इलेक्शन कमिश्नर के बारे में बताया गया। तो आप कहोगे सर ये बताओ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि पता होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल पता होनी चाहिए। उसके लिए करना क्या है, कल वाला वीडियो ओपन करना है। ये आर्टिकल रिपीटेड है, कल वाले वीडियो में सबसे पहला आर्टिकल यही डिस्कस किया है, मतलब थंबनेल वाला आर्टिकल डिस्कस किया, उसका सबसे पहला आर्टिकल यही वाला डिस्कस किया है, जहाँ पे मैंने आपको बताया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स क्या होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर कौन होता है, कैसे उनका अपॉइंटमेंट होता है। तो कल ही डिस्कस किया है, ज़्यादा दूर जाना नहीं है। कल वाला वीडियो ओपन करना और फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्टिंग के 7-8 मिनट के अंदर आपको वो आर्टिकल समझ में आ जाएगा। ज़्यादा दूर जाना भी नहीं है, कल वाले वीडियो में स्टार्टिंग में ही समझाया गया है। ठीक है ना। नाउ अब आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स वाले सवाल की तरफ। और प्रीलिम्स वाले सवाल में यहाँ पर क्या दिया गया है, सवाल आपसे पूछा गया था ब्रिक्स को लेकर। तो ब्रिक्स ग्रुप को लेकर यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए थे, कौन सा करेक्ट है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी देखने को मिलेगा, 2 ओनली। जो ब्रिक्स का पहला समिट है वो रियो डे जेनेरियो में नहीं हुआ था, तो इस वजह से ऑप्शन 1 गलत हो गया। और साउथ अफ्रीका हाँ आखिरी कंट्री है जिसने यहाँ पे ब्रिक्स को ज्वाइन किया था, इस वजह से लास्ट में एस लगा हुआ है। ब्रिक्स का नाम है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो इन 5 कंट्रीज़ का यहाँ पर ये ग्रुप है। तो ब्रिक्स का जो समिट हुआ था, पहला समिट, वो रशिया में हुआ था। ठीक है ना कि यहाँ पर रियो डे जेनेरियो के अंदर। दैट इज़ वाई पहला स्टेटमेंट हो जाता है गलत, दूसरा स्टेटमेंट हो जाता है सही। चलो मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।